Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of EISSM nationwide. My name is CM Rugesh Madlani. I have been teaching CA students since last 10 years. सर हम क्या करने वाले हैं आज हम डिटेल में चैप्टर 2 ऑफ EIS को रिवाइज करेंगे. रिवीजन सीरीज ऑफ EIS को कंटिन्यू करते हुए मैं दावा करता हूं आपको ये लेक्चर के माध्यम से आपको समझ में भी आएगा और जो हमारे स्टूडेंट्स है आपको पूरा लर्न भी हो जाएगा. माइंड यू, रिवीजन लेक्चर्स आर इन नो वे सब्स्टिट्यूट टू द रेगुलर और फास्ट ट्रैक लेक्चर. रिवीजन लेक्चर तो रिवीजन के लिए होता है और अगर रिवीजन लेक्चर ऐसा है तो रेगुलर और फास्ट ट्रैक कैसा होगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट राइट अवे. नेम ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 के डिटेल्ड रिवीजन को. बने रहे, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे बिकॉज इट्स अ रिवीजन लेक्चर. आपको लास्ट दिन पे ये फास्ट रिवाइज होना चाहिए, वो मेन पर्पस है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, हम हमारे ये चार्ट से रिवाइज करेंगे. अगर आपको पता है कि ये चार्ट्स किधर मिलते हैं, ओके, तो हमारी एक बुक आती है पूरी क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर. बिकॉज ईआईएस में बहुत बार आपको आंसर आते हैं बट प्रश्न ही समझ में नहीं आता. आर यू क्लियर कि ये क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन का ये आंसर आ सकता है. कभी कभी एग्जाम में आंसर आने के बावजूद क्वेश्चन नहीं समझता, इसलिए हमारी पूरी बुक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है. हर चैप्टर के बाद बहुत प्यारे चार्ट्स है, वो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारे चार्ट से 90% पिछली एग्जाम में आया था. तो इफ यू वांट यू कैन परचेज द बुक. लेट्स स्टार्ट राइट अवे. चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम. उसका पहला टॉपिक है XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. सर ये क्या होता है? देखो, पहले के जमाने में लोग अपना अपना फॉर्मेट यूज करते थे. सब लोग अपनी अपनी तरीके से चीजें प्रेजेंट करते थे. अब किसी को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो वो क्या दिखाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाएगा शेयर होल्डर को. किसी को कम दिखाना है टैक्स भरने के लिए, ओके, या फिर ऐसे ही कम दिखाना है तो वो शायद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाएगा. सब लोग अपने अपने मुताबिक प्रेजेंट करते थे. कोई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कोई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इन शॉर्ट देयर वाज डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग. हर एक अपना अपना फॉर्मेट यूज करते थे. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. 3 कंपनी को कंपेयर करते हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है. एक बालाजी है, एक स्टार है और तीसरा सोनी है. अब ये लोग क्या करते थे? सेल्स दिखाते थे और मार्केटिंग दिखा देते. अब मार्केटिंग के अंदर अलग अलग नाम यूज करेंगे. कोई मार्केटिंग करेगा, कोई बैनर करेगा, कोई प्रमोशन करेगा, कोई सोशल मीडिया एक्सपेंस बुक करेगा, कोई होर्डिंग का एक्सपेंस बुक करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखेगा. अलग अलग. एक्सबीआरएल ने क्या करा? बंद करो ये मस्ती, हम आपको एक कॉमन फॉर्मेट देंगे, सबको यही फॉर्मेट फॉलो करना है ताकि हर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे दिखे और कंपैरिजन बहुत इजी हो पीयर कंपनीज के बीच में. यू विल आस्क व्हाट इज पीयर कंपनीज? कंपनीज जो सेम बिजनेस करती है उसको पीयर कंपनी बोलते हैं. एग्जांपल बालाजी, ओके, सोनी और स्टार, ये पीयर कंपनी है. अब सबको ऐसे जो भी खर्चे है, मार्केटिंग है, होर्डिंग है, सेलिब्रिटी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, सब कुछ एक ही हेड में डालना है जिसका नाम मार्केटिंग एक्सपेंस है. एक्सबीआरएल ने सब पूरा एक फॉर्मेट बना दिया है बैलेंस शीट के लिए और पीएनएल के लिए. आप इनफैक्ट यही फॉर्मेट तो यूज करते हो एग्जाम के अंदर. ओके, एक्सबीआरएल ने बोला सबको इसी में रिपोर्ट करना है ताकि मैं सबका परफॉर्मेंस देख पाऊं. अगर किसी का मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, वो लोग परसेंटेज निकालेंगे, सेल्स के कंपैरिजन में मार्केटिंग कितना. किसी का बहुत ज्यादा है तो उनको नोटिस आएगी, भाई ऐसा तो क्या काम कर रहे हो, कितना मार्केटिंग है. अगर आप नहीं समझा पाए तो फिर बजाएंगे, समझा पाए तो वेरी गुड, अंडरस्टूड. तो एक्सबीआरएल है क्या भाई साहब? इट इज फ्रीली अवेलेबल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. फ्रीली अवेलेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड है. आर यू क्लियर? एक्सबीआरएल इंटरनेशनल ने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है. एक दूसरा पैरेलल एग्जांपल लेना है, एकदम सिंपल तो लेते हैं. एक जन सीबीएसई बोर्ड का है, एक राजस्थान बोर्ड का है और तीसरा गुजरात बोर्ड का है. अब तीनों के परसेंटेज अलग अलग है. कौन होशियार है? नहीं बता सकते बिकॉज सबका एग्जाम अलग होता है, सिलेबस अलग होता है, पेपर पैटर्न अलग होता है. बट आईसीआई में समझ में आएगा किसमें कितना है दम, बिकॉज फॉर्मेट तो एक ही है. बोलो यस और नो? यस, वही तो लिखा है. इट इज फ्रीली अवेलेबल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. कौन कौन यूज करता है? कंपनी, गवर्नमेंट, रेगुलेटर, अकाउंटेंट, इन्वेस्टर. कैसे यूज करते हैं हम इधर पढ़ेंगे आगे. इट मेक्स रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड एफिशिएंट बिकॉज एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम फॉर्मेट. तो सबके लिए रिपोर्टिंग बहुत आसान होगा. पहला सवाल, व्हाट इज एक्सबीआरएल टैगिंग?
आपको पता है फेसबुक में फोटो टैग करते हो @प्रिया, @अंजलि, @विधि, ऐसा हम टैग करते हैं। वैसे एक्सबीआरएल में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके उनके फॉर्मेट के साथ मैच करना है। जैसे मार्केटिंग के जो भी टर्म्स है वो मार्केटिंग में आएंगे, सैलरी से रिलेटेड जो भी है वो पेरोल के नाम से आएगा। ओके, ऑल द डेटा इज सिलेक्टेड एंड मैच्ड विद मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिमेंट इन द टेक्सोनोमी। कुछ लोग बोलेंगे टेक्सोनोमी क्या है, उनका फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स को इंग्लिश में टेक्सोनॉमी बोलते हैं, उनके फॉर्मेट में मैच होगा। सबका फॉर्मेट सेम है तो बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना हार्ड है कि इजी है? इजी है, वही तो लिखा है। ओके, सिंस ऑल द कंपनीज यूज द सेम टेक्सोनॉमी, नंबर्स एसोसिएटेड विद सेम एलिमेंट, यानी सबके पेरोल, सबके सेल्स, सबके मार्केटिंग को आप कंपेयर कर सकते हो। और किसी में डाउट आए तो चलो बुलावा आया है, सरकार बुलावा देगी आपको। फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल, अगर कोई मुझे पूछे सबसे हॉट फेवरेट सवाल कौन सा है तो यही आएगा, मल्टी टीसीएस। टेक्निक बाद में लर्न करेंगे। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सी एक्सबीआरएल सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, आप एक फॉर्मेट में एक्सबीआरएल बना दो ना, बाद में आपकी सब्सिडरी चाइना में है, आपकी सब्सिडरी जापान में है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके लैंग्वेज में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्सबीआरएल सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, अगर आप एक में बना दो तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो है वो उनके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा उनकी लैंग्वेज में विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, एक्सबीआरएल सपोर्ट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस। वंस यू प्रिपेयर इन वन लैंग्वेज, ओके, इट इज इजी टू ट्रांसलेट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट। सेकंड, टेस्टेबल बिजनेस रूल। एक्सबीआरएल में कुछ लॉजिकल रूल्स है, कुछ मैथमेटिकल रूल्स है, जिसकी वजह से सही डेटा ही सबमिट होता है, गलत को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। जैसे कुछ रूल बोलता हूं, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सबमिट करते टाइम लेंगे ही नहीं, आरओसी लेगा ही नहीं डेटा, आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। सेकंड, अगर पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग मैच नहीं होगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 2 डेसिमल तक ही चलेगा, सब कुछ आईएनआर में ही होना चाहिए इंडियन कंपनीज में। ड्यू टू रूल्स ओनली करेक्ट डेटा कैन बी सबमिटेड। थर्ड, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है, उनका फॉर्मेट इतना मक्खन है, एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है। ओके, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन वन फॉर्मेट ऑफ टेक्सोनॉमी, जो उनका फॉर्मेट उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टर्म्स। आप खाली टर्म्स नहीं समझोगे, उनका रिलेशनशिप भी समझोगे। कुछ लोग बोलेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप? रेशियो मार्केटिंग टू सेल्स, पेरोल टू सेल्स। आर यू क्लियर? कोई भी रेशियो। स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, दोस्तों और दोस्तियों, एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर है वो खाली एक नहीं बहुत सारी कंपनीज यूज करती है। एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर इज सपोर्टेड बाय वाइड रेंज ऑफ वेंडर्स। आर यू क्लियर? वो टैली हो, वो ईआरपी हो, वो जोहो बुक हो, सबके अंदर फॉर्मेट तो एक्सबीआरएल का ही होता है। अलाउिंग वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर टू वर्क विद द स्टैंडर्ड, की वजह से क्या है, सब लोग यही फॉर्मेट, कोई भी वेंडर उनके जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें एक्सबीआरएल फॉर्मेट ही है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हर कंपनी एक्सबीआरएल को फॉलो करती है, बिकॉज हर वेंडर एक्सबीआरएल का फॉर्मेट ही देता है जब आप उसके सॉफ्टवेयर लो उसके अंदर। ओके, वापिस एक बार, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल? बोलिए कौन से फीचर्स है? मल्टी टीसीएस, मल्टी टीसीएस, मल्टी टीसीएस, फास्ट फास्ट लर्न करेंगे। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, टेस्टेबल बिजनेस रूल, क्लियर डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। एक और बार, what are features of experience? Multi-TCS, 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 multilingual support, testable business rule, clear definition, clear definition, clear definition, strong software support। एक छोटा सा ब्रेक, 5 सेकंड लर्न करो। टाइम अप। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एक्सबीआरएल? हमारा एक्सबीआरएल कैसा हो? टीसीएस कंपनी जैसा हो, मल्टी टीसीएस, मल्टी टीसीएस, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, टेस्टेबल बिजनेस रूल, क्लियर डेफिनेशन, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। पर्पस, एक्सबीआरएल को यूज करने का पर्पस सबका सेम है कि अलग अलग, अलग अलग। बनाने वाला अकाउंटेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्यों एक्सबीआरएल यूज करेगा? भगवान फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में नहीं बनाएगा, आपका जो भी डेटा है आपको एक्सबीआरएल में बनाना पड़ेगा, और बनाता है वो देवता कौन है? अकाउंटेंट। बाद में भेजेगा कौन? अकाउंटेंट तो ही भेजता है बट कंपनी के नाम पे। ओके, बनाने वाला अकाउंटेंट, भेजने वाला कंपनी। व्हाइल कंपनी नीड्स एक्सबीआरएल, इट विल सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट टू वन और मोर रेगुलेटर। कंपनी किसको देगा? रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है? जो ध्यान रखता है
बहुत सारे। फाइनेंस को रेगुलेट करने वाला आरबीआई को भी इंफॉर्मेशन लगती है बैंकों के बारे में। दूसरा, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी, सेबी को लिस्टेड कंपनीज का परफॉर्मेंस लगता है ताकि चेक कर सके वो बराबर कर रहे हैं, कोई मिसचीफ है तो फिर पेनल्टी इंपोज करेगा। थर्ड, बिजनेस रजिस्ट्रार आरओसी, आप आरओसी में किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकते हो, बट आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता कौन है? कंपनी खुद। ओके, और चौथा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज या टैक्स अथॉरिटी जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स, इनको भी डेटा लगता है देखने के लिए कि सब लोग बराबर टैक्स भर रहे हैं कि नहीं, किसी ने कुछ टैक्स चोरी की है तो उनको नोटिस भेजेंगे। तो कंपनीज रेगुलेटर को भेजेगी, 4 रेगुलेटर है। नंबर 1 फाइनेंस रेगुलेटर आरबीआई, स्टॉक मार्केट का सेबी, आरओसी है बिजनेस रजिस्टर आरओसी, और टैक्स अथॉरिटी। याद रहेगा, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बिजनेस रजिस्ट्रार, और चौथा मैंने कौन सा बोला था? इनकम टैक्स अथॉरिटीज। उसके बाद रेगुलेटर किसको देंगे? गवर्नमेंट। ये सब फॉर्मेट बनाए किसने है भाइयों बहनों? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज स्टैंडर्डाइजिंग द वे रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, उन्होंने ही तो फॉर्मेट बनाए। रेगुलेटर गवर्नमेंट को भी देगा। उसके बाद डेटा प्रोवाइडर, दोस्तों बहुत सारी एजेंसीज होती है जो कंपैरिजन करती है, रेटिंग देती है कौन सही है कौन नहीं। कभी कभी आप टीवी पे देखते हो ना, जियो ऊपर आएगा, आइडिया वोडाफोन डाउन जाएगा। अरे किसने बोला जियो ऊपर आएगा? एजेंसीज है, सीएलएसए है, इकरा है, ओके, केयर है, क्रेडिट स्विस है, ये बहुत सारी एजेंसीज है जो रिसर्च करती है, कंपैरिजन करती है, रेटिंग देती है कौन सी कंपनी आगे जाए। इन एजेंसीज को डेटा देने वाला कौन है? कैसे कैसे ये लोग बोलते हैं ये ऊपर जाएगा? एक्सबीआरएल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। लास्ट, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर, डेटा प्रोवाइडर क्या करते हैं? कंपैरिजन, रेटिंग, गिव रेटिंग, और कौन सा ले कौन सा ना ले शेयर। एनालिस्ट इन्वेस्टर यानी आपके मॉम डैड, मेरे मॉम डैड, क्या वो भी एनालिसिस करते हैं? अरे मैंने किसी रिलायंस में पैसा डाला है तो मैं रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा ना, अच्छा कर रही है तो शायद और डालू या फिर होल्ड करूं, खराब कर रही है तो निकाल लूंगा। एक्स वाई जी, आर यू क्लियर? पर्पस ऑफ एक्सबीआरएल, सबका पर्पस सेम छे के अलग छे, अलग छे, डिफरेंट पर्पस। बनाने वाला अकाउंटेंट, भेजने वाला कंपनी, लेने वाला रेगुलेटर, रेगुलेटर से गवर्नमेंट। डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर, डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर। अब की बार आखिरी बार, पर्पस ऑफ एक्सबीआरएल, सबका पर्पस सेम की अलग अलग। बनाने वाला अकाउंटेंट, भेजने वाला कंपनी, लेने वाला रेगुलेटर, रेगुलेटर से गवर्नमेंट। डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर, डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, 3 सेकंड। डन। बनाने वाला अकाउंटेंट, भेजने वाला कंपनी, लेने वाला रेगुलेटर, रेगुलेटर से गवर्नमेंट। डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर। बनाने वाला अकाउंटेंट, भेजने वाला कंपनी, लेने वाला रेगुलेटर, रेगुलेटर से गवर्नमेंट। डेटा प्रोवाइडर, एनालिस्ट, इन्वेस्टर। आगे बढ़ेंगे। MIS, what do you mean by the word MIS? अरे any system which gives information to management for planning and decision making is MIS। कोई भी सिस्टम जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दे जिसके माध्यम से मैनेजमेंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर सके, वो MIS है। कोई भी सिस्टम जो मैनेजमेंट के लिए बनी है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद रूप हो भाइयों बहनों, इज MIS। इट मीट्स द नीड ऑफ मैनेजर। मैनेजर 2 लेवल पे होते हैं, टॉप, मिडल। तो टॉप लेवल पे MIS कैसा होगा? समराइज्ड। क्यों? मैनेजमेंट के पास टाइम कम होता है ना टॉप लेवल पे, मिडल लेवल पे ज्यादा टाइम होगा तो डिटेल्ड होगा। थर्ड, इट गिव्स यू टाइमली, एक्यूरेट, मीनिंगफुल डेटा। टू रू 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 रू, टाइमली, सही समय पे डेटा देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मुझे आज देखना है पिछले साल और इस साल के एडमिशन में क्या ग्रोथ है या क्या रिडक्शन है, तो ऑन द स्पॉट डेटा देना चाहिए, इसलिए तो 30 लाख का MIS लिया है। अगर मैन्युअली करना होता तो लड़का लड़की रख लेता, बराबर वही कर लेते। टाइमली डेटा जब चाहिए था, एक्यूरेट टू द डेसिबल। स्टॉक मार्केट में पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग 20 पैसे के लिए खेलते हैं, 20 पैसा हो गया चलो बेचो, 20 पैसे में तो चॉकलेट भी नहीं आती, अरे वो 1 लाख शेयर लेते हैं तो 20 हजार हुए ना। टाइमली एक्यूरेट डेटा। मीनिंगफुल का मतलब, अरे अकॉर्डिंग टू नीड, प्रोडक्शन को खाली प्रोडक्शन का डेटा दिखे, फाइनेंस को फाइनेंस दिखे, मार्केटिंग को उसमें भी सब ना दिखे, मार्केटिंग मैनेजर को सब दिखे, बट जो मार्केटिंग सबॉर्डिनेट है उसको थोड़ा ही दिखे। मीनिंगफुल, आर यू, इट शुड मेक सेंस टू द डिसीजन मेकर। इट शुड गिव टाइमली, एक्यूरेट, मीनिंगफुल डेटा फॉर एनालिसिस, प्लानिंग, कंट्रोल, ताकि मैं एनालिसिस, प्लानिंग और कंट्रोल कर सकूं। ये एक डिपार्टमेंट का डेटा नहीं देता, सबका देता है। प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, सबका डेटा MIS। इट जनरेट्स द रिपोर्ट बेस्ड ऑन TPS। देखो TPS क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम।
कोई भी सिस्टम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे वो टीपीएस है, और रिपोर्ट दे वो एमआईएस है। वापिस एक बार, रिकॉर्ड करने वाले को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं, रिपोर्ट एमआईएस। रिपोर्ट वो तब भी देगा जब टीपीएस ने रिकॉर्ड किया है। आपने बोला एचआर का डेटा दे, अगर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ने रिकॉर्ड किया होगा तो ही दे पाएगा। आपने बोला आरएनडी का डेटा दे, उसके पास है ही नहीं तो किधर से देगा। ओके, तो एमआईएस इज डिपेंडेंट ऑन टीपीएस, नो टीपीएस नो एमआईएस, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट किधर से बनेगा। बराबर, खत्म हो गया। एमआईएस बहुत सिंपल, कोई भी सॉफ्टवेयर जो मैनेजमेंट के लिए वो एमआईएस है, अलग अलग लेवल के लिए बना है। इट गिव्स टाइमली एक्यूरेट मीनिंगफुल डेटा ताकि एनालिसिस प्लानिंग कंट्रोल हो। हर डिपार्टमेंट का डेटा देता है और टीपीएस पे डिपेंडेंट है। अब एमआईएस की कुछ बेनिफिट्स या क्राइटेरिया है। हमारा एमआईएस कैसा हो, स्टार जैसा हो, स्ट्रक्चर टाइमली एक्यूरेट रिलेवेंट, स्ट्रक्चर टाइमली एक्यूरेट रिलेवेंट, structured. When information is too complicated, are you clear? Try to break into more readable blocks or chunks and give these chunks meaningful heading. ऐसा लिखा है, जब इंफॉर्मेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टुकड़ों में बांटो ताकि एनालिसिस करना आसान हो। एडमिशन कम हो रहे हैं, आप सिटी वाइज बांटो ताकि समझ में आए। ओके, इंदौर में कम हो रहे हैं, इंदौर में ध्यान देना है, बाकी सब जगह तो कुशल मंगल है। बहुत लोग मार्क्स कम आते हैं तो रोने लगते हैं, अरे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो, रोने से क्या होगा भाई, हो गया वो हो गया। बराबर, ताकि समझ में आए, खाली इसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बाकी सब, बाकी हमें जो आता है वही हम करते रहते, चलो पूरा दिन अकाउंट बजाते रहो। अरे ठीक है भाई, आर यू स्ट्रक्चर्ड, इंफॉर्मेशन टू कॉम्प्लिकेटेड टुकड़ों में बांटो। टाइमली, राइट टाइम पे डेटा मिलना चाहिए। मैंने बोला एडमिशन इस साल के पिछले साल से कंपेयर करने, ऑन एक्यूरेट टू द डेसिमल। ये जो चॉकलेट्स और ये होते हैं ना 1-1 रुपए की, उसमें कॉस्टिंग बहुत फर्क पड़ता है। 40 पैसे से 45 पैसे भी कॉस्टिंग हो गया, बराबर, तो नुकसान लाखों का होगा, बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो टू द एक्यूरेट सही होना चाहिए, टू द डेसिमल। आर यू क्लियर? टू द डेसिमल। स्टॉक मार्केट का भी एग्जांपल लिया था। रिलेवेंट, इट शुड मेक सेंस। अरे हर डिपार्टमेंट को हर एक का डेटा ना दिखे। ओके, प्रोडक्शन को खाली प्रोडक्शन दिखे, उसमें भी डिपेंड्स आप प्रोडक्शन में कौन से लेवल पे हो। बराबर, इट शुड मेक सेंस टू द डिसीजन मेकर। व्हाट आर बेनिफिट्स और क्राइटेरिया ऑफ एमआईएस? हमारा एमआईएस कैसा हो, फायदे स्टार जैसा हो, लाइक अ स्टार इन द स्काई, लाइक अ स्टार इन द स्काई। बोलिए क्या है बेनिफिट? स्ट्रक्चर टाइमली एक्यूरेट रिलेवेंट, स्ट्रक्चर टाइमली एक्यूरेट रिलेवेंट। आगे बढ़ेंगे, हो जा भाई, बदल जा। कुछ और थोड़ा इजी डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं। दो टाइप का डेटा है, वेरी इजी, 5 मिनट में खत्म। टू टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन, पता नहीं क्यों पूछते हैं, इतनी इजी है। टाइप्स ऑफ डेटा, कौन सा डेटा होता है टैली में, ईआरपी में, या फिर जोहो बुक्स, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार का डेटा होता है। ओके, मास्टर, नॉन मास्टर, नॉन मास्टर, मास्टर। जो डेटा परमानेंट है और चेंज नहीं होता वो मास्टर है, बार बार बदले वो नॉन मास्टर है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करे, सिस्टम का जो डिजाइनर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्रिएट करे, वो मास्टर डेटा है। जो यूजर एंटर करे वो नॉन मास्टर होता है। जो लिस्ट में से मिले वो मास्टर डेटा, इज अवेलेबल फ्रॉम द लिस्ट। जो मैं एंटर करूं नॉन मास्टर है। सर मास्टर डेटा देसी भाषा में क्या होता है? अरे लेजर अकाउंट यार, जितने भी लेजर अकाउंट है वो सिस्टम के अंदर सेट होते हैं, बार बार नहीं बदलते। आप लिखो ना, जैसे एंट्री पास करते हैं, बराबर, राम टू सेल, तो आर लिखोगे तो ऑटोमेटिक राम आएगा। टू सेल्स तो ऑटोमेटिक लिखा ही आता है टैली के अंदर, सेल का अलग आपको सिंबल टाइप करना पड़ता है। तो परमानेंट डेटा है, आपको बार बार टाइप नहीं करना। बैंक अकाउंट, आप खाली लिखोगे उसका कोड तो ऑटोमेटिक वो बैंक अकाउंट आ जाता है। तो जो लेजर अकाउंट है वो मास्टर है। बट अमाउंट और डेट हर ट्रांजेक्शन का सेम होता है कि अलग? डेट तो रोज बदलती है, अमाउंट भी बदलता है, तो वो नॉन मास्टर होगा, यूजर टाइप करता है। बराबर, ओके, सिंपल सिंपल, पक्का। ओके, अब 4 प्रकार का मास्टर डेटा है। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। सर अकाउंटिंग में क्या आता है? बहुत बहुत सिंपल, it includes voucher types, okay, different accounts, income expense account, expense account, ledger type सब accounting में आता है। okay, inventory में क्या आता है? stock item के accounts, stock group के accounts, warehouse, are you clear, ये सब inventory में आएगा। payroll में क्या आएगा? everything related to salary, gratuity, provident fund, compliances, bonus, जो भी salary के related है। statutory में क्या आएगा? जीएसटी, हेड्स ऑफ इनकम, जो कानून की बातें हैं, जीएसटी हेड्स ऑफ इनकम, वो इधर आएगा। एक दूसरा प्रो टिप देता हूं, जो कहीं नहीं आता,
इन्वेंट्री पेरोल स्टैट्यूटरी में नहीं आता, वो किस में आएगा? अकाउंटिंग में। सिंपल है। चलो फास्ट एग्जांपल लेता हूँ। लेजर अकाउंट कितने प्रकार के? टाइप्स ऑफ मास्टर डेटा 4, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। क्लियर है? ओके, जल्दी जल्दी बोलेंगे। सेल्स किधर आएगा? क्या इन्वेंट्री में, पेरोल में? ओके, अकाउंटिंग में आएगा। सर जीएसटी किधर आएगा? स्टैट्यूटरी। अरे बड़ोड़ा में कितनी बुक्स पड़ी है अकाउंट्स की, किधर आएगा? इन्वेंट्री में आएगा। अरे ग्रेचुइटी किधर आएगा? सैलरी में आएगा। अरे टीडीएस किधर आएगा? स्टैट्यूटरी में आएगा। जीएसटी स्टैट्यूटरी। अदर इनकम अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहीं नहीं आता, वो अकाउंटिंग। 4 प्रकार के लेजर अकाउंट बोलो, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी। और नॉन मास्टर के टाइप नहीं होते। अरे अमाउंट और डेटा तो हर ट्रांजैक्शन का अलग ही होगा। वाउचर, ओके। अ रिकॉर्ड में बी आइडेंटिफाइड यूजिंग वाउचर। अब कोई भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वाउचर होता है, बराबर? ठीक है। वाउचर यानी जो बिल आपने फीस भरी है क्या हमारे क्लास की, तो रिसिप्ट मिलती है आपको, वो वाउचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाउचर नंबर की? हमारा वाउचर नहीं, वाउचर के ऊपर एक नंबर होता है। आपने देखा है हमारे क्लास का नंबर है MMV, उसके बाद एक नंबर आता है, उसके बाद 2021 MMV मृगेश मदलानी वर्चुअल, उसके बाद जो भी नंबर आएगा वाउचर का, और 2021 साल है, बराबर? अब देखो यूनिक होना चाहिए, ऑफ कोर्स यूनिक ही होगा। सेकंड शुड हैव प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ। व्हाट इज प्रीफिक्स? MMV प्रीफिक्स है, 2021 सफिक्स है, सफिक्स का मतलब लास्ट वाला, प्रीफिक्स पहले वाला, और बोथ। थर्ड, नंबर्ड सीरियली, 1 के बाद 2 3 4, ताकि फ्रॉड ना हो, कहीं से कोई भी वाउचर इश्यू होगा तो कुछ पैसे जेब में जाएंगे। एंड रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब रिकॉर्ड भी, नंबरिंग बराबर होगा तो रिकॉर्ड क्रोनोलॉजी में ही होगा। आखिरी बार बोलेंगे सर। यस सर। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर नंबर? बोलो, इट शुड बी यूनिक, प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ, सेपरेट नंबरिंग सीरीज होना चाहिए, नंबर्ड सीरियली, रिकॉर्डेड नंबर्ड सीरीज अलग होना चाहिए, इसका मतलब परचेस का अलग होगा, सेल का अलग होगा, ऐसा हो सकता है, बराबर? और नंबर सीरियली, नंबरिंग सीरियली होना चाहिए और बाद में रिकॉर्ड होगा। एक और बार बोलेंगे, हमारा वाउचर नंबर कैसा हो? यूनिक, प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ, सेपरेट नंबरिंग सीरीज, नंबर्ड कैसा होना चाहिए? सीरियली, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आखिरी बार, यूनिक, प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स वाउचर नंबर की है, ओके? प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ, separate numbering series, numbered serially, recorded in chronological order. Easy, 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 easy. Yes sir. आखिरी बार, यूनिक, प्रीफिक्स और सफिक्स और बोथ, सेपरेट नंबरिंग सीरीज, नंबर्ड सीरियली, recorded in chronological order. अब वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू फ्रंट एंड बैक एंड, बैक एंड फ्रंट एंड, फ्रंट एंड बैक एंड, बैक एंड वर्क। देखो आप ये लेक्चर देख रहे हो, किस में देख रहे हो? यूट्यूब में देख रहे हो तो गूगल क्रोम फ्रंट एंड। अरे गूगल क्रोम और वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट थ्रू विच यू आर वाचिंग। इफ यू वांट टू एक्सेस फ्रंट एंड, यू नीड टू थिंग्स, वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट। गूगल क्रोम और इंटरनेट वो फ्रंट एंड है, जो यूजर से इंटरेक्ट करता है वो फ्रंट एंड है। इट इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज इंटरेक्टिंग विद यूजर यूजिंग द सॉफ्टवेयर। बट लेक्चर गूगल क्रोम नहीं दे रहा, वो खाली दिखा रहा है। लेक्चर आ किधर से रहा है? यूट्यूब के सर्वर से, वो बैकएंड है। बैकएंड ओनली इंटरेक्ट्स विद फ्रंट एंड, यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद बैकएंड। आप डायरेक्ट यूट्यूब को नहीं, वो यूट्यूब खुल तो नहीं, बीच में फ्रंट एंड गूगल क्रोम को बोलना पड़ता है, बराबर? सर मैं तो डायरेक्ट फोन से बोलता हूं, तो फोन फ्रंट एंड हो गया, बराबर? इट इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर विच इंटरेक्ट विद द सर्वर, इट डज नॉट इंटरेक्ट विद फ्रंट एंड। अब बैकएंड में क्या डेटा होता है? यूट्यूब सर्वर में मेरे बहुत लेक्चर है, उधर से खुलते हैं। आप किससे इंटरेक्ट करते हो? फ्रंट एंड। बट में फ्रंट एंड किसको बोलता है? बैकएंड। बैकएंड क्या करेगा? प्रोसेस। और किसको देगा? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किसको देगा? यूजर। वापिस एक बार, अब की बार, आखिरी बार, बोलो यूट्यूब सर्वर क्या हो गया? पिछवाड़े में है, बैकएंड। गूगल क्रोम क्या हो गया? फ्रंट एंड। यूजर किससे इंटरेक्ट करता है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किससे इंटरेक्ट करता है? बैकएंड। प्रोसेसिंग कौन करता है? बैकएंड। बाद में डेटा किसको दिखाता है? फ्रंट एंड। फ्रंट एंड किसको दिखाता है? यूजर। नेक्स्ट, दो ऐप है, इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड। आर यू क्लियर? इंस्टॉल्ड ऐप का मतलब, इंस्टॉल्ड ऐप आर दोज ऐप विच आर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ माय कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर या इस कंप्यूटर में टैली है तो वो इंस्टॉल्ड हुआ, MS ऑफिस है, इंस्टॉल्ड हुआ, VLC है, इंस्टॉल्ड हुआ। क्लाउड ऐप किधर से मिलता है? प्ले स्टोर से। क्लाउड ऐप आर नॉट इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क ऑफ माय कंप्यूटर, दे कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंटरनेट। ऑल आई नीड इज इंटरनेट कनेक्शन, बस मुझे इंटरनेट चाहिए और मैं डाउनलोड कर दूंगा। दे आर होस्टेड ऑन इंटरनेट, क्लाउड के ऊपर होस्टेड है।
ओके, जिसको आस और सास भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपने एमएस ऑफिस डाउनलोड किया तो वो क्लाउड हो गया, आपके अंदर ऑलरेडी है तो वो क्या हो गया, इंस्टॉल्ड ऐप हो गया। उसके बाद कौन से ऐप डाउनलोड करते हैं, ड्रीम 11, वो क्या हो गया, क्लाउड ऐप हो गया। पेटीएम, क्लाउड ऐप। मेक माई ट्रिप, क्लाउड ऐप। बराबर, सिंपल है, पक्का। ओके, मेरे पास नहीं है, इंटरनेट से आता है। कुछ पॉइंट दिए हैं डिफरेंस, ओके, वेरी वेरी फास्ट। बोलो, मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस हो सके वो कौन सा है, सर दोनों। बट इंस्टॉल्ड ऐप हर एक मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस जिसमें यूज करना है। क्लाउड ऐप क्या, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डाउनलोड करो और चालू कर दो। मेक माई ट्रिप कहीं से भी बुक हो सकता है टिकट, पेटीएम कहीं से भी टिकट बुक हो सकता है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, किसमें ज्यादा समय लगेगा बोलिए, इंस्टॉल्ड ऐप, बिकॉज आई नीड टू इंस्टॉल ऑन एवरी कंप्यूटर एंड ऑल्सो नीड टू अपडेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। 300 कंप्यूटर है, 300 जगह पे अपडेट करना है, टू मच फन, लग जाएगी। बट क्लाउड ऐप आई नोट नीड टू इंस्टॉल, आई ओनली नीड टू डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, जिधर भी यूज करना है डाउनलोड कर लूंगा। एक्सेसिबिलिटी, कौन सा इजीली एक्सेसिबल है, 2400 घंटे कौन सा एक्सेसिबल है, क्लाउड ऐप। डाउनलोड ही नहीं करना भाई, एक्सेस कर लो, अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टॉल्ड ऐप तभी ही एक्सेस कर सकते हो अगर आपने उसको इंस्टॉल किया है तो, बाकी नहीं। बराबर। डेटा स्टोरेज, ये पूरा डेटा मेरे हाथ में है तो मेरा पूरा कंट्रोल है, इसमें इंस्टॉल्ड ऐप अच्छा है। डेटा स्टोरेज, इंस्टॉल्ड इज गुड बिकॉज डेटा इज इन माई कंट्रोल, आई कैन डू वॉट एवर यू वांट। बाजू में डेटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्लाउड में है, तो क्लाउड वाले के साथ अग्रीमेंट होता है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट, कि उसका ओनर कौन है, यूजर है कि फिर यूजर यानी आप हो कि क्लाउड वाला है। बराबर। डेटा सिक्योरिटी, दोनों में से ज्यादा सिक्योर्ड कौन सा है, 100% इंस्टॉल्ड है, बिकॉज कोई अनऑथोराइज एक्सेस नहीं कर सकता, डेटा मेरे कंप्यूटर में है, उधर डेटा क्लाउड में है, तो एनीवन कैन एक्सेस इट। आर यू क्लियर, मिसयूज होने के चांस ज्यादा है, हैक होने के चांस ज्यादा है, होता नहीं है बट चांस है। किसका परफॉर्मेंस टका आएगा, अरे इज ऑफ कोर्स इंस्टॉल्ड का, बिकॉज डेटा कम्स फ्रॉम लोकल सर्वर एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। बराबर। बट क्लाउड ऐप, डेटा कम्स फ्रॉम सर्वर एंड इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, तो उसका परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लो होगा, बिकॉज इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। फ्लेक्सिबल कौन सा है, अगर आप मुझे पूछो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, बराबर, तो ऑफ कोर्स क्लाउड वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, खाली भाड़ा देना है। बराबर, वो भी बहुत सारे ऐप तो फ्री है, बट कोई ऐप आप रेंट पे भी ले सकते हो पर मंथ, सब कुछ उनका है, आप खाली रेंट पे यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में आपका क्या है, कुछ नहीं। आर यू क्लियर, बट बहुत सारे रेंटेड ऐप भी आते हैं। बट अगर मैं खुद का ऐप बनाऊं, बराबर, इंस्टॉल करूं, तो इंस्टॉल्ड ऐप में बहुत कॉस्ट लगता है, मुझे बनाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी लगता है रेगुलर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगता है, तो महंगा है, इसलिए ज्यादा फ्लेक्सिबल क्लाउड वाला होगा। बट अगर आप फीचर्स की बात करो, तो इंस्टॉल्ड में आप अपने हार्डवेयर के मुताबिक ऐप बना सकते हो, बुक में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो डेस्कटॉप है उसके मुताबिक बनाओगे, बराबर, जो बेस्ट फीचर्स आपके डेस्कटॉप के वो यूज हो ऐसा बनाओगे। बट क्लाउड में ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो अगर एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो क्लाउड जीतता है, ऐप आपके मुताबिक बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो इंस्टॉल जीतता है। फ्लेक्सिबल में कंफ्यूज करने के लिए बुक ने 2 पॉइंट दिए। चालू करते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड ऐप, एक सेकंड में लर्न करवा दूंगा, एक ही सेकंड में। देखो, पॉइंट भी लर्न होना चाहिए, कुछ भी लिखोगे तो आईसीआई शून्य देता है, उनको चाहिए आप सेम लैंग्वेज लिखो, सेम। बराबर। ओके, बोलो, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, ऐप को लेने के बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल ऐप, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉल करने के बाद एक्सेस करेंगे, एक्सेसिबिलिटी। मोबाइल ऐप, क्वेश्चन ही मोबाइल ऐप है, डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड ऐप। मोबाइल ऐप क्या करोगे, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉल करने के बाद एक्सेस करूंगा सर, एक्सेसिबिलिटी। डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। आखिरी बात, नंबर 1, मोबाइल एप्लीकेशन क्या करोगे, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, क्या करोगे, एक्सेसिबिलिटी। डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ब्रेक है, 10 सेकंड, लर्न करो।
चलिए बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन इंस्टॉल्ड वर्सेस क्लाउड है, फास्ट फास्ट बोलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, एक्सेसिबिलिटी, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। आगे बढ़ेंगे, यस सर डेफिनेटली। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाते हैं। भाई टॉपिक का नाम क्या है, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाम किधर से आया, पहले हर डिपार्टमेंट अपना 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 डेटा रखता था। प्रोडक्शन अपना डेटा, फाइनेंस के पास अपना डेटा, मार्केटिंग के पास अपना डेटा, एचआर के पास अपना डेटा। ईआरपी ने क्या बोला, बंद करो मस्ती, हम करेंगे ग्रैंड मस्ती। ईआरपी इज अ इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, वर्ड बाय वर्ड पकड़ना, इंटीग्रेटेड, पूरा डेटा एक ही डेटाबेस में, बिजनेस को मैनेज करने की सिस्टम, इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट, कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सब कुछ एक में, टू मच फन। एक एग्जांपल लूंगा, पूरा ईआरपी टॉपिक कंप्लीट होगा। देखो पहले मुझे ऑर्डर आया, तो पहले क्या होता था, सेल्स वाला ऑर्डर लाएगा, बाद में कॉल होता था किसको, इन्वेंटरी के पास स्टॉक है, 1 लाख यूनिट का ऑर्डर है, हमें पता ही नहीं कितना स्टॉक है, 5 दिन में डिलीवरी देना है। 1 लाख यूनिट 5 दिन में, एक दिन में 10,000 ही बन सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम 50,000 बना सकते हैं। इन्वेंट्री कॉल नहीं उठा रहा, वापिस लगाया नहीं उठा रहा, वापिस, आपको पता नहीं इन्वेंट्री में कितना है, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम थी पहले, बराबर, तो वापिस कॉल नहीं उठा रहा, उतनी देर में कस्टमर ने बोला अब नहीं चाहिए, दूसरी जगह से मिल गया, हमारे पास बहुत नुकसान हो गया है। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में दो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप, मिसमैच डेटा, हर एक के पास अलग 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 डेटा है और कम्युनिकेशन की भी दिक्कत है। इसीलिए इसको सॉल्व करने कौन आ गया, ईआरपी, फुल फॉर्म बोल दो, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेट का मतलब सब कुछ एक में, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ एक में, टू मच फन। आर यू क्लियर, डिसीजन लेना फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, इजी होगा, वन डेटाबेस है, वन ऐप है, बराबर, खाली सबको एक्सेस दिया है, एक ही डेटाबेस, एक ही ऐप, इसमें सब लोग, सब डिपार्टमेंट को एक्सेस दे सकते हैं, इनफैक्ट बाहर वालों को भी एक्सेस दे सकते हैं, पूरा नहीं, लिमिटेड, एज पर योर औकात आपको एक्सेस मिलेगा। जैसे एग्जांपल आप मार्केटिंग में हो, तो मार्केटिंग में सबऑर्डिनेट हो, तो आपको खाली कुछ ही ऑर्डर मिलेगा, जो क्लाइंट आप संभाल रहे हो उसकी डिटेल्स देख सकते हो, समझ में, ओके। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर ईआरपी होगा तो क्या होगा, हमें ऑर्डर आया 1 लाख यूनिट का, बराबर, वापिस वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। अब मैं स्टॉक में देख सकता हूँ 70,000, कस्टमर ने 5 दिन बोला, मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा, सर 3 दिन में आ जाएगा, सर किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अरे 10,000 की कैपेसिटी मुझे पता है, एक दिन की 70,000 है, बन जाएगा। आर यू क्लियर, अब क्या होगा, मुझे 30,000 बनाने हैं, जैसे ही प्रोडक्शन वाला सिस्टम ओपन करेगा उसको दिखेगा 30,000 का ऑर्डर, इन्वेंट्री वाले को भी दिख जाएगा 70,000 को मुझे डिलीवर करने का है, बराबर। अब 30,000 का ऑर्डर है तो वो डायरेक्टली देखेगा रॉ मटेरियल है, नहीं है तो ऑटोमेटिक रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस होगा। रॉ मटेरियल का ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस होता है, सप्लायर को भी ईआरपी का एक्सेस होता है, तो वो ऑटोमेटिक स्टॉक रेडी रखता है, वो देखते रहता है कंपनी के पास मटेरियल कम कब है, जैसे ही कम है वो भी अपना स्टॉक रेडी रखता है, और वो भी स्टॉक रेडी रखेगा, तो जैसे ही ऑर्डर गया वो डायरेक्ट सप्लाई कर देगा, और वो जैसे ही सप्लाई करेगा तो डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे ईएफटी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से, बहुत सिंपल। लॉजिस्टिक्स वाले को पता है इस दिन 1 लाख यूनिट रेडी होंगे, वो ट्रक रेडी रखेगा, बराबर, लॉजिस्टिक्स वाला भी ट्रक। फाइनेंस वाले को पता है इसको पेमेंट कब करना है ताकि मुझे जल्दी डिस्काउंट मिले, अर्ली पेमेंट का, फाइनेंस वाला पेमेंट कर देगा टाइम पे, सबको ही। और कस्टमर को ऑन द स्पॉट गुड्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट जो प्रॉमिस किया उससे पहले मिलेंगे, 5 नहीं 4 ही दिन में मिल जाएंगे, तो कस्टमर भी खुश होगा, वो भी ट्रैक कर सकता है गुड्स को। तो ईआरपी में पूरा डेटा एक ही जगह पे होने से एक जन को फायदा होता है कि बहुत सारे, बहुत सारे, इसे तो बोलते हैं ईआरपी इज इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम कवरिंग ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। बहुत कंपनी है ईआरपी बनाने वाली, सैप, ओरेकल, एमएफजी प्रो, एमएस एक्सेप्टा, ये एमसीक्यू आ सकता है। अब ईआरपी के एडवांटेज है, जब भी याद रखना इतने एडवांटेज है, मैक्सिमम 6 लर्न करने हैं, हम सब लर्न करवाते हैं ताकि 6 तो इजी ही हो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ईआरपी में रिसोर्सेज बेस्ट तरीके से यूज होंगे, कभी भी हम स्टॉक नहीं रखते, बराबर, ऑर्डर आने के बाद ही बनाते हैं, जिसको जेआईटी बोलते हैं, जस्ट इन टाइम। सोचो गाड़िया वाला कंपनी स्टॉक रखे, तो आप कोई भी गाड़ी कंपनी के पास चले जाओ, कार बनाती है जो, उनके पास स्टॉक नहीं होता। अगर मर्सिडीज वाला 50 गाड़ी भी रखे, मर जाएगा भाई स्टॉक के माध्यम से, स्टॉक का कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट, गोडाउन का कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट,
धंधा करेगा कि बिजनेस करेगा, लग जाएगी उसकी। तो वो लोग कैसे काम करते हैं, जस्ट इन टाइम। आप कोई भी गाड़ी बुक करने जाओ, क्या बोले सर वेटिंग में है। वेटिंग में क्यों होती है, बिकॉज वो स्टॉक रेडी, ऐसा नहीं डिमांड है, स्टॉक रखते ही नहीं है, ऑर्डर आने के बाद ही बनाते हैं, और सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता है, हर डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, तो ऑर्डर टाइम के पहले डिलीवर हो जाता है, जस्ट इन टाइम। इम्प्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस, सप्लायर के पास भी एक ईआरपी का एक्सेस है, बोलो यस और नो। अब उससे सप्लायर भी देखते रहता है कब स्टॉक कम है कंपनी में, जब कम होगा वो ऑटोमेटिक रेडी रखेगा, ताकि उसको जब सप्लाई कर सके टाइम टू टाइम। और सप्लायर के रेट्स भी हम देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो कभी रेट कम है तभी भी हम मंगा सकते हैं, तो सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। अब आएंगे एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग। ईआरपी हमें कार जैसी इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल। कंप्लीट डेटा देगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं, एक्यूरेट देगा और बहुत भरोसेमंद देगा, ताकि डिसीजन अच्छे आए कि खराब, अच्छे। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बदलते जमाने के साथ ईआरपी में चेंजेस करना बहुत आसान है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। एग्जांपल, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके भी रिपोर्ट देगा। टैक्स रेट बदला, ऑटोमेटिक बदलेगा ईआरपी में। नया कोई रिपोर्ट चाहिए, वो भी मिलेगा। आपने नई ब्रांच ओपन की, उसके भी रिपोर्ट मिलेंगे। तो वेरी फ्लेक्सिबल, एज पर चेंजिंग नीड्स आप अपडेट कर सकते हो। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, ईआरपीएम में बहुत रिपोर्ट देता है। व्हाट इफ एनालिसिस, ये हुआ तो क्या, अरे वो हुआ तो क्या। व्हाट इफ एनालिसिस अलग अलग डायग्राम्स के फॉर्म में रिपोर्ट देता है, चार्ट्स देता है, ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं। एक बिग बाजार के लिए जिसके पास 100 से ज्यादा स्टोर्स है, 50 से ज्यादा स्टोर्स है, आर यू क्लियर, उसके लिए देखना कौन सी आइटम चल रही है, कौन सी नहीं चल रही, कौन से सिटी में चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा, ये भाई बिग बाजार परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, वो एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। कौन सी जगह बिग बाजार चालू करे, कौन सी जगह बंद करे, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा दे दिवाली में, कौन से ना दे। तो बहुत एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, मैकडोनल्ड्स बिग बाजार को बहुत हेल्प होता है। कस्टमर को फायदा क्यों होगा, ही कैन ट्रैक द गुड्स ऑन ट्रांजिट। ये जोमेटो में आप ट्रैक करते हो ना, जोमेटो ने आपको ईआरपी का एक्सेस दिया है और कुछ नहीं। आप देख सकते हो वो इंदर कितना पहुंचा, कितनी देर में आएगा, और कस्टमर को गुड्स टाइम के पहले मिलेंगे। इतना मजा क्यों आ रहा है, बराबर। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, ईआरपी में पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे है, तो डिसीजन लेना आसान है। एज ऑल इंफॉर्मेशन इज एट वन प्लेस, ऑल डिपार्टमेंट कैन सी। एक सेल का ऑर्डर आया ना, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। लॉजिस्टिक्स को पता है डिलीवरी कब करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बना है कितना प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल वाले को पता है कब मटेरियल मंगाना है, एचआर को पता है कब वर्कर्स अरेंज करने हैं। अगर सब लोग अपना काम करेंगे तो बोलो क्या काम इजी होगा कि नहीं, यस। लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम साइकिल टाइम दोनों का फर्क समझना। लीड टाइम इज डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर, रिसीविंग ऑर्डर, परचेज में यूज होता है। ये कम कैसे हो गया, अरे कभी कभी तो एज सुन एज स्टॉक फॉल्स बिलो पर्टिकुलर लेवल, ईआरपी ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट करता है। आपको ऑर्डर भी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, आपने सेटिंग किया ना स्टॉक पर्टिकुलर लेवल, ईआरपी ऑर्डर जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा, ईडीआई के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जैसे ही ऑर्डर जनरेट करेगा, सप्लायर स्टॉक रेडी रखता है, बिकॉज उसको पता है कंपनी में जब इतने गुड्स होंगे उनको माल लगेगा, बराबर। तो सप्लायर भी स्टॉक रेडी रखता है। उसके बाद जैसे ही स्टॉक आ गया, ईएफटी के माध्यम से पेमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो समय कितना कम हो गया ना, ऑटोमेटिक ऑर्डर चला गया, वो भी टाइमली सप्लाई करता है, तो लीड टाइम कम हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग, ये परचेज में होता है। व्हाट इज साइकिल टाइम, सेल में एग्जैक्टली उल्टा, डिफरेंस बिटवीन नॉट प्लेसिंग, रिसीविंग द ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। रिसीविंग द ऑर्डर, जब आप ऑर्डर लाते हो, बराबर, सेल का ऑर्डर आता है, तो डिलीवरी भी फास्ट होगा। क्यों, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम डायरेक्ट देखेंगे स्टॉक में है या नहीं, नहीं है प्रोडक्शन वाला बनाने लगेगा, रॉ मटेरियल वाला मटेरियल ऑर्डर करेगा, एचआर वाला वर्कर रेडी रखेगा, लॉजिस्टिक्स को पता है डिलीवरी कब करना है। अगर सब लोग अपना काम करें तो काम 7 नहीं 5 दिनों में हो जाएगा, तो ये साइकिल टाइम भी कम होगा। क्यों कम होगा, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन टाइम शिपमेंट। कस्टमर को टाइम टू टाइम गुड्स मिलेंगे, लॉजिस्टिक्स को पता है कब डिलीवर करना है, वो अपना ट्रक रेडी रखता है, प्रोडक्शन की डेट्स फिक्स्ड है, तो इजी। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, ईआरपी में क्वालिटी का खर्चा बहुत कम लगता है, बिकॉज ईआरपी बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है। और बार बार आप एक ही तरीके से काम करो, तो बोलो काम अच्छा होगा या खराब, अच्छा भी होगा और समय भी कम लगेगा। सिंपल एग्जांपल, एक जन 20 साल से सैंडविच की दुकान पे खाली एक ही काम कर रहा है, टमाटर काटना टमाटर काटना, अब वो शायद नींद में भी काट सकता है, बराबर, इतना फास्ट हो जाता है।
सेम वे ईआरपी बोलता है आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो। स्टैंडर्ड का मतलब जैसे कंट्रोल में बेस्ट ENY है, पेरोल के लिए HR है, पेरोल के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, तो ईआरपी इन सब के प्रोसीजर ईआरपी सिस्टम में डालेगा ताकि हम वो फॉलो करें और बार बार फॉलो करें, तो क्वालिटी का खर्चा कम होगा। बिकॉज एक ही तरीके से काम करो तो आसान होता है। ईआरपी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज जिससे ऑर्डर जाता है, EFT जिससे पेमेंट होता है, क्लाउड बेस्ड ईआरपी आने लगे हैं। बराबर ईआरपी ओपन सिस्टम है, आपके मुताबिक मॉडिफाई भी हो सकता है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लर्न करेंगे, आपको 6 लर्न हो तो भी चलेगा, कोशिश करेंगे कि सब हो। 1 2 3 स्टार्ट। ईआरपी से इंप्रूव्ड और बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिडक्शन इन टाइम भी होता है। ईआरपी से इंप्रूव्ड और बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिडक्शन इन टाइम भी होता है। ईआरपी से इंप्रूव्ड और बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिडक्शन इन टाइम भी होता है। इंप्रूव्ड बोलेंगे, improved resource utilization, improved supplier performance, improved resource utilization, improved supplier performance, improved accuracy and decision making, increased flexibility. 4 point. Improved resource utilization, improved supplier performance, improved accuracy and decision making, increased flexibility. एक और बार, improved resource utilization, improved supplier performance, improved accuracy and decision making, increased flexibility. बेटर, बेटर, बेटर। बेटर से 2 है, देखो ये इंप्रूव से 4 थे, बेटर से 2। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इजी। improved resource utilization, improved supplier performance, improved accuracy and decision making, increased flexibility, better analysis and planning capability, better customer satisfaction, information integration, information integration, information integration। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन के आधार पे इंटीग्रेशन। रिडक्शन के पॉइंट तो बहुत टाइम पास, बहुत टाइम पास। मुझे लगता है ये 5 ही पॉइंट लर्न कर लो और ऊपर का एक इंफॉर्मेशन कर लो, खत्म। रिडक्शन इन लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम सेल के लिए वो कब कब होगा, जब ऑन टाइम शिपमेंट होगा। साइकिल टाइम कब कम होगा, जब ऑन टाइम शिपमेंट होगा, ऑन टाइम शिपमेंट। रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एक और बार बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कब कम होगा, जब ऑन टाइम शिपमेंट होगा। रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आखिरी बार, रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कब कम होगा, जब ऑन टाइम शिपमेंट होगा। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ब्रेक है, 20 सेकंड का, पढ़ो आप। डन। बोलेंगे, ईआरपी से इंप्रूव्ड और बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिडक्शन इन टाइम भी होता है। इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ये हो गया क्लियर? 5 सेकेंड। ओके। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। रिडक्शन बहुत आसान, रिडक्शन इन टाइम। रिडक्शन इन लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम। साइकिल टाइम कब कम होगा, ऑन टाइम शिपमेंट। रिड्यूस्ड क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आई थिंक रिडक्शन इज रिडक्शन इन लीड टाइम, साइकिल टाइम कब कम होगा, ऑन टाइम शिपमेंट होगा। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। 6 पॉइंट तो इधर ही हो गए। बहुत 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 आसान। एक आखिरी बार बोल दूं, ईआरपी से इंप्रूव्ड और बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है एंड रिडक्शन इन टाइम होता है। इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटी, बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। रिडक्शन इन लीड टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, साइकिल टाइम कब कम होगा, ऑन टाइम शिपमेंट, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। रिस्क एंड कंट्रोल इन ईआरपी। ईआरपी में कितने रिस्क, कितने कंट्रोल, पूरी तरीके से क्वेश्चन चेंज हो चुका है बहुत सारे अमेंडमेंट से ईआईएस में।
अगर आपका पिछले 1-2 अटेम्प्ट से नहीं हो रहा तो फास्ट ट्रैक बैच चालू हो रही है, लाइव फास्ट ट्रैक, मैं इंश्योर करता हूं पास नहीं होंगे एग्जाम्शन आएगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बराबर, चलो चालू करते हैं। रिस्क एंड कंट्रोल क्या है ईआरपी के अंदर? बराबर, रिस्क को 5 पार्ट में डिवाइड किया है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। पीपल के रिस्क, प्रोसेस के रिस्क, टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंटेशन इश्यू, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यू। पीपल के रिस्क, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, इंप्लीमेंट करते टाइम क्या दिक्कत आती है और इंप्लीमेंट करने के बाद क्या दिक्कत आती है, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अब तक टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पीपल, पीपल में क्या रिस्क होता है भाई ईआरपी के अंदर? टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करता, इतना पैसा लगता है वो सपोर्ट कभी कभी नहीं करता। कंट्रोल क्या है? कन्विंस करो टॉप मैनेजमेंट को कि ईआरपी लाना जरूरी है। आज भले करोड़ 2 करोड़ का खर्चा हो, फ्यूचर में जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत है। ओके, और कभी भी काम चालू मत करो, कंट्रोल ये भी है, जब तक टॉप लेवल सपोर्ट ना करे। बराबर, वो सपोर्ट करे उसके बाद ही चालू करो, ताकि कभी भी प्रॉब्लम ना हो फंड्स के लिए, बिकॉज पैसा तो टॉप लेवल ही देगा आपको। कंट्रोल ये है। दूसरा एग्जांपल, ट्रेनिंग। ईआरपी में हम बहुत खर्चा स्टार्टिंग में इनकर करते हैं, 1-2 करोड़ का सॉफ्टवेयर आता है, इतना महंगा होता है कि ट्रेनिंग के लिए पैसा बाकी नहीं रहता, तो यूजुअली ट्रेनिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। कंट्रोल क्या है? अरे ट्रेनिंग देना जरूरी है, ट्रेनिंग नहीं है तो ईआरपी इंप्लीमेंट मत करो, रिजल्ट विल कम ओनली व्हेन यू ट्रेन। आप कितनी भी बार देखते रहो लेक्चर, एक बार फुल कोर्स करो, फास्ट ट्रैक करो और उसके बाद टेस्ट लिखो, वही रिजल्ट आता है। बराबर, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता, तो ट्रेनिंग करना जरूरी है। कंसल्टेंट, जो ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं ना, रिस्क क्या है? जो ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं वो ईआरपी के चैंपियन हैं, बट वो आपके बिजनेस के चैंपियन नहीं है, तो कभी कभी उनको आपके दर्द समझ में नहीं आते। बराबर, तो कंट्रोल क्या है? हर एक ईआरपी एक्सपर्ट के साथ एक लायजन ऑफिसर होना चाहिए ना। आप पूछोगे लायजन ऑफिसर कौन होता है? सीनियर मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो बता पाए हमारी कंपनी में ये दर्द है, तो एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ईआरपी से सॉल्व होनी चाहिए। बराबर, चेंज मैनेजमेंट। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही ईआरपी आएगा पूरे की पूरी कंपनी बदल जाएगी, बहुत सारे जॉब आउटडेटेड हो जाएंगे, बहुत सारे लोग जो सीनियर मैनेजमेंट में मैन्युअल पोजीशन पे थे अब उनका काम ही नहीं होगा, बहुत सारे नए लोग लगेंगे, जूनियर लोग प्रमोट होंगे। तो कंट्रोल क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मैनुअल्स होने चाहिए, ताकि कभी भी लोगों को सफर ना करना पड़े, और जो ट्रांजिशन है, शिफ्ट है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, ये इजी हो। कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्ट ही बदल जाता है, प्रोजेक्ट का स्कोप बदल जाता है, इतने चेंजेस कर देते हैं, तो सबके पास एक चार्टर मिशन होना चाहिए कि हम काम क्या कर रहे हैं, ईआरपी लाए क्यों थे, ताकि जब जब हम प्रोजेक्ट से भटके या चेंज करें, उस मिशन को देख के वापस वही पाथ, बिकॉज लंबा है ना, 1 से 5 साल लगते हैं ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में, तो एक चार्टर होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि इसके लिए हमने ईआरपी किया था। जब भी हम प्रोजेक्ट से डेविएट हो या चेंज करें, तो वो चार्टर को पढ़ेंगे तो वापस हम हमारे ओरिजिनल पाथ पे आ जाएंगे। बराबर, स्टाफ टर्न ओवर, इसका मतलब क्या है? देखो बहुत लोग कंपनी छोड़ के जाएंगे, ईआरपी इज फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम, सब डिपार्टमेंट लिंक्ड है, एक भी जन छोड़ के जाएगा पूरी प्रोसेस डिस्टर्ब होगी। कंट्रोल क्या है? लोगों को अच्छे पैकेज दो, उनको वही काम दो जो उनको पसंद है, असाइन देम टास्क एज पर देयर स्किल सेट हॉबी, ताकि उनको काम काम नहीं मजाक लगे और बहुत इजी हो, छोड़ के ना जाए। बोलेंगे पीपल में क्या रिस्क है? टीसीएस लर्न कैसे करना है, टीसीएस टेक्निक है। ओके, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर। चेंज मैनेजमेंट एक और बार समझा देता हूँ। देखो बहुत सारी चीजें चेंज होगी, बहुत सारे लोग लोग जॉब से बाहर निकल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ लोग प्रमोट होंगे। कंट्रोल क्या है? सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, मैन्युअल्स दो, ताकि शिफ्टिंग करना ओल्ड से न्यू सिस्टम इजी हो। सिंपल है, 1 2 3 बोलो। पीपल में क्या रिस्क है? टीसीएस, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ट्रेनिंग, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, कंसल्टेंट चेंज मैनेजमेंट, स्टाफ टर्नओवर। प्रोसेस रिस्क, प्रोग्राम मैनेजमेंट और बीपीआर। अक्सर क्या होता है, हम ईआरपी में डेटा अपडेट ही नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि भाई लोग हमें कॉल करेंगे पहले की तरह, मुझे कॉल आएगा प्रोडक्शन का कितना डेटा है मैं बताऊंगा मैडम को, मुझे कॉल आएगा मैं क्वालिटी का दूंगा, मुझे मैं मेंटेनेंस का। अरे यार, आपको ईआरपी में शेयर नहीं करोगे तो डिसीजन नहीं आएंगे। ओके, देयर इज टाइम गैप बिटवीन अपडेटिंग डेटा, ऐसा लिखा है बुक में, वो रिस्क है।
तो देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन अपडेटिंग डेटा. आप सिस्टम में डेटा डालना पड़ेगा तो डिसीजन आएंगे. आप 1 से 5 करोड़ का सॉफ्टवेयर क्यों लाए हो? बिकॉज लोगों पे डिपेंडेंसी कम करनी है. अगर लोगों को ही कॉल करना था तो टैली ही ला देते मैनुअल वाला. तो पीपल डोंट अपडेट. कंट्रोल क्या है? देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन अपडेटिंग डेटा सो वी कैन टेक रियल टाइम डिसीजन. बीपीआर. बीपीआर का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? बीपीआर का मीनिंग एसएम में आता है. रीथिंकिंग, रीडिजाइन, री इन्वेस्टमेंट ऑफ करंट बिजनेस प्रैक्टिस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट, स्पीड, सर्विस. अरे कुछ नया सोचो, नया डिजाइन करो, नया इन्वेस्टमेंट करो ताकि 90% इंप्रूवमेंट आए इन क्वालिटी, कॉस्ट, स्पीड और सर्विस. तो बीपीआर, ईआरपी एक नॉर्मल चेंज नहीं है. 90% चेंज है. कंपनी बदलेगी, छवि बदलेगी, रेप्यूटेशन बदलेगी, सोच बदलेगा, विचारधारा बदलेगा. कंट्रोल क्या है? इतना कुछ बदलेगा तो फिर बहुत. कंट्रोल क्या है? इसकी वजह से बहुत लोगों की जॉब जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल जाएगा. आप सबके लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए. बिकॉज जब जब 90% चेंज करना है तो 90% चेंज लाने के लिए बहुत सारे लोगों को खराब लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदलेगा, कुछ लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. तो ये सब के लिए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए. वो कंट्रोल है. अगर प्रिपेयर्ड होंगे तो ही 90% चेंज आएगा. पहले सब कुछ कैसा होता था? विड्रॉवल मैनुअल था, डिपॉजिट मैनुअल था. एटीएम आ गया ना, ठीक है. पहले सब लोग थिएटर जाते थे, आ गया ना बुक माई शो और ओटीटी प्लेटफॉर्म. ओके, तो दो है. प्रोसेस रिस्क, बीपीआर. प्रोसेस रिस्क, बीपीआर. प्रोसेस रिस्क के अंदर प्रोग्राम मैनेजमेंट, बीपीआर. प्रोग्राम मैनेजमेंट, बीपीआर. बीपीआर का मतलब ड्रास्टिक चेंज लाना है. तो कंट्रोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, कुछ लोगों की जॉब जाएगी, सबके लिए प्रिपेयर रहना है. प्रोग्राम मैनेजमेंट, बीपीआर. प्रोग्राम मैनेजमेंट, बीपीआर. टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस. इसका मतलब क्या है सर? अरे बहुत बार टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, नए वर्जन आते हैं. कंट्रोल क्या है? बराबर. कंट्रोल ये है कि आपके पास वेंडर का प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए कि वेंडर आपको सपोर्ट देगा, ओके, अपडेट्स देगा ताकि आपकी टेक्नोलॉजी क्या ना हो, आउटडेटेड. सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी. ईआरपी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं, वेराइटी ऑफ फीचर्स. क्या हम सब लगाएंगे? कंट्रोल क्या है? उतने ही फीचर्स लगाओ जितना आपको जरूरत है अभी, या शायद 1-2 साल में जिसकी जरूरत पड़ सकती है. सब कुछ लगाओगे सिस्टम स्लो हो जाएगा. बराबर. सब कुछ नहीं लगाना. अनलिमिटेड थाली है तो क्या पूरा खा लूंगा? दे दो, आज तो दे ही दो. अगर इतना खाओगे तो दूसरे दिन बाथरूम में दे ही दो, पूरा दिन बाथरूम में ही बैठे रहोगे. बराबर. तो हम हर चीज नहीं खाते, वही खाते हैं जो हमें जरूरत है और थोड़ा सा भले एक्स्ट्रा खा लेते हैं. बराबर. ऐसा एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड. अरे ईआरपी में लोग अपडेट नहीं करते बिकॉज अपडेट के पैसे लगते हैं. नए पैचेस नहीं डालते, नए सॉफ्टवेयर वर्जन. कंट्रोल क्या है? वेंडर के साथ प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए कि वो अपडेट करेगा, नए पैचेस डालेगा, बग्स को रिमूव करेगा ताकि कभी भी सॉफ्टवेयर आउटडेटेड और स्लो ना हो जाए. अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, स्लो ना हो जाए कहीं, स्लो ना हो जाए. बोलो. टेक्नोलॉजी रिस्क, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड. टेक्नोलॉजी में दी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड. टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड. अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यू. बहुत समय लगता है. अरे लेंदी इंप्लीमेंटेशन टाइम, 1 से 5 साल लगते हैं ईआरपी को इंप्लीमेंट करने के लिए. तब तक हौसले डाउन हो जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं, ऐसा लगता है चालू ही क्यों किया था. कंट्रोल क्या है? प्रॉपर मोटिवेशन होना चाहिए. पहले से आपको पता है इतना टाइम लगेगा, अगर दम है तो ही चालू करो, बाकी ना करो. सेम सीए का काम है. 4-5 साल में अटेम्प्ट आते हैं, सब लोग पास हो जाते हैं, मैं बुढ़ा होने लगता हूँ, समझ में ही नहीं आता, इससे अच्छा एमबीए कर लेता. हर चीज 10 गुना मिलेगी अगर सीए करते हो. मोटिवेशन आपको रोज रखना है. कोई नहीं होता तो भी आपको एकदम अच्छा करना है, रोज पढ़ाई करना है, भगवान खुद उतरेगा और डिग्री देगा. गारंटी के साथ बोल रहा हूं. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. आपको मोटिवेशन रखना है. अगर जिंदगी बदलनी है तो इसके जैसा कोर्स ना आया था और ना आएगा. ईआरपी भी सीए जैसा ही है. 1 से 4 साल लगता है, कोई रिजल्ट की गारंटी नहीं. पर मोटिवेशन रखोगे तो आएगा. इनसफिशिएंट, कभी कभी पैसे खत्म हो जाते हैं. तो कंट्रोल क्या है? पैसे हो तो ही चालू करें. आपको कंटिंजेंसी, इमरजेंसी फंड के भी पैसे रखने हैं. बराबर. ताकि कभी प्रोजेक्ट अटके नहीं. डेटा सेफ्टी. पूरा डेटा एक ही जगह पे है, डेटा गया सब कुछ गया, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए.
एक्सेस ऑफ नॉन रिलेवेंट डेटा, पूरा डेटा एक ही जगह पे है तो प्रोडक्शन मार्केटिंग का देखेगा, डेटा देखेगा, फाइनेंस एचआर का देखेगा, लॉजिस्टिक्स इसका, सब एक दूसरे का डेटा देख सकते हैं। कंट्रोल क्या है आपके? कंट्रोल इज गिवन ऑन नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस। नीड टू नो उतना ही दिखाओ जितना जरूरत है, प्रोडक्शन को प्रोडक्शन दिखे, फाइनेंस को फाइनेंस, उसमें भी सब कुछ नहीं, औकात के हिसाब से, मैनेजर को अलग, सबॉर्डिनेट को अलग। नीड टू नो, नीड टू डू। सिस्टम फेलियर, अरे एक ही सिस्टम है, अगर वो फेल हो गई तो सब कुछ फेल होगा, तो डेटा का तो बैकअप होना ही चाहिए, सेकेंडरी सिस्टम भी होनी चाहिए, ये सिस्टम फेल हो तो इधर से रिकवर करेंगे। लास्ट है स्पीड ऑफ ऑपरेशन, डेटा ईआरपी में जितना ज्यादा होगा स्पीड स्लो होगी। कंट्रोल क्या है? रिडंडेंट डेटा को रिमूव करो। व्हाट इज रिडंडेंट? रिपीटेटिव डेटा, एक बार एंटर हो गया बार बार एंटर मत करो। सेम डेटा को एंटर करके क्या मिलेगा? डोमिनोज, जब भी ऑर्डर लेता है, अगर आपने रजिस्टर करवा दिया तो दूसरी बार आपसे कुछ नहीं पूछता, वापिस एंट्री करके क्या मिलेगा भाई? ऑलरेडी आपका नाम है, एड्रेस है, बराबर। आईसीआई, आप जब फाइनल में रजिस्टर करोगे ऑलरेडी डब्ल्यूआरओ नंबर डालोगे, सब कुछ आ जाएगा, मम्मी पापा थोड़ी बदल जाएंगे फाइनल में, एड्रेस बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इश्यू टेक्निक है IDS, ओके, II, DDS, लेंथी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग, लेंथी इम्प्लीमेंटेशन टाइम, इनसफिशिएंट फंडिंग, डेटा सेफ्टी, speed of excess of non-relevant data, data safety, excess of non-relevant data। दो एस, सिस्टम फेलियर, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम फेलियर, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। एक और बार बोलेंगे, what are other implementation issue? IDS, lengthy implementation time, insufficient funding, दो हो गया, lengthy implementation time, insufficient funding, data safety, excess of non relevant data, दो D, data safety, excess of non relevant data, data safety, excess of non relevant data, system failure, speed of operation, system failure, speed of operation, system failure, speed of operation। एक बार पढ़ेंगे समय शुरू होता है, ब्रेक ले लो 10 सेकंड। 1 2 3 4 5, बोलो, what are implementation issue? IDS, lengthy implementation time, insufficient funding, data safety, access of non relevant data, data safety, access of non relevant data, system failure, speed of operation, system failure, speed of operation। one last time, what are other implementation issue? IDS, lengthy implementation time, insufficient funding, data safety, access of non relevant data, data safety, access of non relevant data, सिस्टम फेलियर, स्पीड ऑफ ऑपरेशन, सिस्टम फेलियर। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, ये जीवन भर का रिश्ता है, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, न्यू वर्जन आएंगे, बराबर। कंट्रोल क्या है? आपको रिफ्रेशर कोर्सेज करते रहना है, बार बार अपडेट करते रहना है, ताकि आप कभी आउटडेटेड ना हो जाए। इंप्लीमेंट करने के बाद काम, सीए बनने के बाद काम खत्म, भारत माता, बिल्कुल नहीं। सीए बनने के बाद असली जर्नी चालू होगी, रात रात जगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा आगे बढ़ना है, पर उसका मजा अलग आएगा, बिकॉज अभी आप फ्री में कर रहे हो, वो पैसे जब मिलेंगे तो एक्साइटमेंट और थ्रिल अलग ही होगा, बराबर। तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होनी चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज करना है, मॉड्यूल्स को अपडेट करना है, कभी भी आउटडेट नहीं होना। खत्म हो गया। रिस्क एंड कंट्रोल 5 पार्ट में, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कोई एक आ सकता है, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी। अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यू, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यू। अब बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी हम देखेंगे। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, देखो दो प्रकार का है, रूल और रोल। रूल सिलेबस में नहीं है, रोल। रोल क्या होता है? डिवाइड होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस रोल, पूरी कंपनी को रोल में डिवाइड करो, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर डिपार्टमेंट वाइज। गिव राइट एज पर हिज और, प्रोडक्शन में भी 3 पार्ट में, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, जूनियर एसोसिएट या एसोसिएट, सीनियर मैनेजर, मैनेजर। अब सीनियर मैनेजर को अलग राइट होगी, मैनेजर को अलग होगी, एसोसिएट को अलग होगी। नंबर 1, डिवाइड होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू वेरियस रोल, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, उसके अंदर भी रोल डिवाइड करो, ओके। सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट। गिव राइट एज पर हिज और हर रोल। अब कोई भी इंसान आए, कौन है तू? भाई मैं मैनेजर हूं, ओके, तुझे मैनेजर की राइट। तू कौन है? एसोसिएट, एसोसिएट की राइट। शकल मत देखो, गिव राइट एज पर हिज और हर रोल। बड़ी कंपनी में ऐसा होता है, 4 प्रकार की राइट्स देते हैं, याद रखना। एमसीक्यू, क्रिएट, अल्टर, व्यू, प्रिंट। क्रिएट, क्रिएट, अल्टर चेंज भी कर सकता है क्रिएट करने के साथ, व्यू देखना, प्रिंट। 4 राइट, क्रिएट, अल्टर। सीनियर मैनेजर को सब देंगे,
मैनेजर को थोड़ा कम, एसोसिएट को और भी कम। अब इसी के अंदर एक और अमेंडमेंट आया है, उस अमेंडमेंट का नाम क्या है? दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल, मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी, मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी, बराबर, मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी में क्या था? इन दिस एक्सेस राइट्स आर गिवन बेस्ड ऑन OS with the help of system। एक्सेस राइट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देते हैं। एक्सेस राइट आर गिवन बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो सिस्टम डिजाइन करे ना वो एक्सेस राइट देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही डाल देता है ताकि कोई चेंज ना कर सके। In this, access rights are given by system administrator, strictly enforced by OS. Okay, in this, two things, we see two things in case of resource। अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो दो चीजें देखते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन और आप कौन सी कैटेगरी के लोग हो। एग्जाम्पल लेते हैं, इन दिस एक्सेस राइट्स आर गिवन बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, राइट देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। दो चीजें देखते हैं राइट देने के पहले, इंफॉर्मेशन कैसी है, टॉप सीक्रेट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी है कि पब्लिक है। अगर टॉप सीक्रेट है तो खाली ओनर्स देख सकते हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल सीनियर मैनेजर देख सकते हैं, प्रोप्राइटरी ओके ये लोग आई थिंक मैनेजर्स भी देख सकते हैं, और एसोसिएट तो हर चीज देख सकता है। ओके पब्लिक वाली इंफॉर्मेशन देख सकता है, ऊपर वाली नहीं, बराबर। तो आपको राइट देने के पहले दो चीजें देखते हैं। इन दिस वी सी टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन कौन सी है और कौन सा लेवल है। लेवल 1 सब देख सकते हैं, लेवल 2 थोड़ा कम, लेवल 3 और थोड़ा कम। समझ में आया होगा? यस सर। ओके तो ये डिफेंस और मिलिट्री में यूज होता है। सिस्टम राइट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिजाइन करता है, विद द हेल्प ऑफ OS के अंदर ही डाल देता है, कोई भी चेंज ना कर सके। बाद में आप लॉग इन करोगे ना मैनेजर, तो आप सब देख सकते हो। अगर आप एसोसिएट है आप थोड़ा ही डेटा देख सकते हो, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। डिफेंस और मिलिट्री जिसमें इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट होती है उसमें ये यूज होता है। डिस्क्रिशनरी क्या है? यूजर ही डिसाइड करेगा किस किस को दिखाऊं। प्रोडक्शन का हेड डिसाइड करेगा प्रोडक्शन का डेटा कौन देखेगा। क्या फाइनेंस को जरूरत है? दे दो। मार्केटिंग को जरूरत है? दे दो। प्रोडक्शन वालों को तो दे ही दो। इन दिस ओनर ऑफ रिसोर्स विल डिसाइड whom टू गिव एक्सेस। फॉर एवरी रिसोर्स, हर एक डेटा के लिए देयर इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मार्केटिंग का डेटा इतने लोग देखेंगे, प्रोडक्शन इतना, फाइनेंस इतना। तो ऑफ कोर्स लेस सिक्योर्ड है। क्यों लेस सिक्योर्ड? अब कोई आपको बोले कि भाई मैं 10,000 रुपए दूंगा, मुझे भी एक्सेस दे देना, तो कोई बात, उसका नाम भी लिख दो कि आप इस नंबर वाले को भी दे दो। लेस सिक्योर्ड, हाईली फ्लेक्सिबल। अब सोचो कभी कभी उसको लगेगा भी जेन्युइनली इंफॉर्मेशन लगता है, तो फ्लेक्सिबल है, बराबर। डिस्क्रिशनरी, आपके मुताबिक एक्सेस देना, ये लेस फ्लेक्सिबल है बट फुल्ली सिक्योर। इसलिए डिफेंस और मिलिट्री में मैंडेटरी होता है, कंपनीज में डिस्क्रिशनरी होता है। एक आखिरी बार बोल दूं, ओके, मैंडेटरी। इन दिस सिस्टम राइट्स आर गिवन बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर विद द हेल्प ऑफ OS। बाजू में सिस्टम राइट्स आर गिवन, ओके, बेस्ड ऑन ओनर ऑफ द रिसोर्स। ओके तो इन दिस वी विल सी टू थिंग्स, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन और कैटेगरी, दो देखेंगे। ओके और उधर क्या देखेंगे? ओनर ऑफ द रिसोर्स। फॉर ईच रिसोर्स देयर इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सा है? डिस्क्रिशनरी, आपके मुताबिक, विश के मुताबिक। कौन सा लेस है? फ्लेक्सिबल, मैंडेटरी। बट सिक्योर्ड मैंडेटरी होगा, डिफेंस मिलिट्री और ये लेस होगा। ये अमेंडमेंट था। आगे बढ़ेंगे। ऑडिट ऑफ ERP बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो अब तक पढ़ा है उसको चेक करना है। ऑडिट में क्या है और चेक, सिस्टम क्या गैप के मुताबिक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है सिस्टम के अंदर। देखो ERP इंपॉर्टेंट है, ऑडिट और भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी है? क्या अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करता है? क्या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है? क्या यूजर की रिक्वायरमेंट मीट होती है? क्या सिस्टम डिजायर्ड रिपोर्ट्स हमें दे रहा है? क्या मॉड्यूल्स बराबर रिजल्ट दे रही है, बराबर? कोई प्रॉब्लम है तो वो किधर रेज हो सकती है? ये सब बातें खाली क्वेश्चन ऑडिटर चेक करेगा। क्या क्या चेक करेगा ये दिया है, एक बार पढ़ना है, बराबर, और लर्न भी करना है। कुछ खास नहीं है, इजी है, खत्म। ये मॉड्यूल्स में अभी पढ़ा नहीं रहा कारण हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इधर तो खाली नाम लिखे। फास्ट फास्ट चलो इंपॉर्टेंट वाली मॉड्यूल्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब जो बड़ी है, ओके, बिग मॉड्यूल्स। छोटी छोटी मॉड्यूल को पढ़ के आप भी पढ़ सकते हो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। नंबर 1 मॉड्यूल CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके CRM क्या बोलता है? ये हर एक कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इट विल प्रोवाइड information about customer requirement, payment type, etc. It helps in managing relationship with customer service और technical support। एक CRM मॉड्यूल होता है ना भाई, जो हर कस्टमर की प्रॉब्लम, देखो ये वर्ड किधर से आया, आपको ग्रोथ कौन देगा? कस्टमर। रिलेशनशिप कंपनी और कस्टमर में कैसा होना चाहिए? 2 वे, जितना प्यार मैं आपसे करूं आप मुझसे करने चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग नहीं,
कस्टमर का डेटा कलेक्ट करो और उसको ऐसे यूज करो उसको भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो, दोनों को। चलो बेनिफिट्स क्या है? इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन। देखो सीआरएम डिपार्टमेंट होगा, इट विल सॉल्व ऑल क्वेरीज ऑफ कस्टमर, जिससे कस्टमर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा या खराब? अच्छा। एग्जाम्पल अमेजोन। अमेजोन इतनी अव्वल दर्जे की कंपनी है कि कोई भी आप क्वेरी, उनका कॉल ही आता है, आपको भी कॉल नहीं करना, वो कॉल करते हैं आपको, कोई भी डाउट है तो। और हर बार अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, तो बोलो रिलेशन अच्छे होंगे या खराब? ऑफ कोर्स सर अच्छे ही होंगे। इंक्रीज रेवेन्यू। सीआरएम में मार्केटिंग इस हिसाब से होता है, इट डज मार्केटिंग नॉट ओनली टू एग्जिस्टिंग कस्टमर बट ऑल्सो टू ब्रांड न्यू सेट ऑफ कस्टमर। आर यू क्लियर? सो वी कैन इंक्रीज रेवेन्यू। देखो सीआरएम खाली उनको मार्केटिंग नहीं करता जो आपके कस्टमर है, नए लोगों को भी करता है। एग्जाम्पल, ये जो अपने है ना वाव प्रोडक्ट्स आते हैं, वाव है और एक है ना मामास, ये लोग क्या करते हैं, उनके ये सब ब्लॉगर को रख देते हैं, जो फ्लाइंग बीस्ट है, अपना निखिल है, इनको बोले तुम करते ही रहो मार्केटिंग, हम पैसा देते ही रहेंगे। इससे क्या होगा, जो लोग उनके कस्टमर है वो तो बार बार लेंगे ही, प्रोडक्ट अच्छा है तो। साथ साथ में ले व्लॉगर्स क्या है, लोग भी देख रहे हैं व्लॉगर को, तो नए कस्टमर भी आएंगे जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सीआरएम क्या करता है, इट डज मार्केटिंग इन सच अ वे, वी डोंट ओनली मार्केट टू एग्जिस्टिंग बट ऑल्सो टू न्यू कस्टमर, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। व्हाट इज अपसेलिंग? सेलिंग हायर वर्जन इज नोन एज अपसेलिंग। आप गाड़ी लेने जाओ i10, वो i20 ही चिपकाता है, इतना मार्केटिंग करता है कि हम i20 लेते हैं, वो अपसेलिंग कर रहा है, हायर वर्जन। आप टीवी लेने जाओ 32 इंच, 40 इंच ही लेके आते हो, अपसेलिंग। ओके, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग हायर वर्जन ऑफ कार, टीवी, कोई भी चीज, अपसेलिंग। तो ईआरपी द्वारा अपसेलिंग होता है। क्रॉस सेलिंग भी हो सकता है। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग? selling related products to the main product, offering complementary products of low value। complementary product, आप कभी गाड़ी लो तो सीट कवर नहीं आता, तो लोग कंपनी के सीट कवर नहीं डलवाते, आजकल तो डलवाते भी है, बट अब बाहर सीट कवर डलवाने जाओ ना, वो 10 चीजें और चिपकाता है। सर वूफर लोगे, ये लोगे, आर्म्स रेस्ट लोगे, ये लोगे, मैट लोगे, अरे भाई इतना ले। क्रॉस सेलिंग, रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेचना, ऐसा बोलते हैं क्रॉस सेलिंग से आपका 20% रेवेन्यू बढ़ सकता है। बेस्ट जो क्रॉस सेलिंग करता है वो मैकडी है। आप जैसे ही मैकडी में जाओ, आप बोले बर्गर लिया, नेक्स्ट सवाल क्या है, वुड यू हैव फ्रेंच फ्राइज, चिप्स लोगे? अगर आपने हाँ बोला, वुड यू लाइक टू कन्वर्ट टू मील, पूछते ही रहते हैं, ताकि कोई कस्टमर तो हाँ बोलेगा भाई, सब थोड़ी ना बोलेंगे, बराबर। क्रॉस सेलिंग, सेलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, अप का मतलब हायर वर्जन, क्रॉस का मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना। आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिमाइज मार्केटिंग। CRM does marketing in such a way that we will select most potential customer which will help to increase revenue। एग्जाम्पल, आपने पेंटलून से डिस्काउंट में लिया, जब अगली बार डिस्काउंट आएगा ना, उनका मैसेज आएगा ही, कारण उनको पता है आप हर बार डिस्काउंट में ही लेते हो, तो आपको पहले याद करेंगे, भाई साहब आपके लेवल का आ चुका है, आ जाइए। CRM does marketing in such a way we are able to select the right customer, okay, or most potential customer which will increase revenue। बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है, बुक में लिखा है इट इज बेटर देन फंक्शनिंग एज अ आइसोलेटेड एंटिटी। मतलब अरे पहले क्या होता था, आपने कंप्लेन की, दूसरी बार आप कॉल करो ना, वापिस पूरा दर्द समझाना पड़ता है। अब उनके पास सीआरएम सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑलरेडी आपकी कंप्लेन लिखी, आप दूसरी बार कॉल करो ना, वो आपको ऑर्डर आईडी पूछते हैं, सर ये ऑर्डर आईडी है, ओके सर 3 दिन में हो जाएगा। आप बोलो मुझे प्रॉब्लम एक्सप्लेन तो करने दो, सर हमारे पास सब डेटा है। इट विल इनेबल इंटरनल टीम टू वर्क एज अ टीम, उनके बीच में कम्युनिकेशन आसान होगा, सीआरएम सॉफ्टवेयर होगा तो खत्म हो गया, तो आपके दर्द इजीली समझ पाएंगे। बेनिफिट्स क्या है सीआरएम के? कोई ना कोई चाहिए कस्टमर, कोई ना कोई कस्टमर चाहिए, कोई 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 कोई। इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। पहले रिलेशन अच्छे होंगे कि रेवेन्यू? रिलेशन, तो रेवेन्यू बढ़ेंगे। इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू। मैक्सिमाइज अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में सी किधर था सर? क्रॉस है ना, क्रॉस क्रॉस, ओके। बोलो, इंप्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, मैक्सिमाइज अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, upselling and cross selling। oh, optimize marketing, optimize marketing, better internal communication। 3 C, एक O, एक I। एक और बार, improved customer relation, increase customer revenue, improved customer relation, relation अच्छे होंगे तो revenue बढ़ेगा ना, increase customer revenue, maximize upselling and
क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग एंड क्रॉस. ओ ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, आई बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन. ब्रेक 5 सेकंड. डन. बोलो. इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशन, इंक्रीज कस्टमर रेवेन्यू, मैक्सिमाइज अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, ऑप्टिमाइज मार्केटिंग, बेटर इंटरनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम पढ़ रहे हैं वो है एमएम मॉड्यूल, मटेरियल मैनेजमेंट. ये हमेशा इंश्योर करता है इनफ मटेरियल होना चाहिए, प्रोडक्शन सफर ना हो. इट मैनेजेस द मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस. उसके भी कंपोनेंट्स है. ओके, वेंडर मास्टर डेटा, कंजम्पशन एक्सेट्रा, लॉजिस्टिक्स के साथ डील करता है, डिलीवरी के साथ, एससीएम, सेल्स, वेयरहाउस एक्सेट्रा. अब ये देखिए, इनका परचेस प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ना. परचेस प्रोसेस अंडर एमएम. ओके, कोई भी चीज परचेस करनी है तो मटेरियल डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, ऑफ कोर्स. तो परचेस प्रोसेस क्या है? पहले तो रिक्वेस्ट आएगा प्रोडक्शन से, हमें ये माल लगेगा. ओके, परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वाले रिक्वेस्ट करेंगे वी वांट दिस थिंग्स. तो बाद में परचेज वाले इवेल्युएट करेंगे रिक्वेस्ट को. सेकंड इज इवेल्युएशन. कैसे इवेल्युएट करोगे? क्या पेंडिंग स्टॉक में पड़ा है? ये नहीं पड़ा. तो क्या पहले से ऑर्डर दिया है उसमें पड़ा है पेंडिंग ऑर्डर? स्टॉक में भी नहीं है, पेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है. क्या करेंगे? मंगाएंगे. बट पहले वेंडर तो चाहिए, वेंडर से कोटेशन मंगाओ. नेक्स्ट, आस्किंग फॉर कोटेशन. सब वेंडर से मंगा लिया. अब सब वेंडर कोटेशन देंगे, बेस्ट वाले को सिलेक्ट करो. बराबर, विल इवेल्युएट एंड सिलेक्ट द बेस्ट वेंडर. अब तक 4 हो गए. परचेज रिक्वेशन किधर से आया? प्रोडक्शन. इवेल्युएट करो रिक्वेस्ट को. कैसे इवेल्युएट करेंगे? स्टॉक में पड़ा है, पेंडिंग ऑर्डर में है, स्टॉक में भी नहीं, ऑर्डर में भी नहीं. सबसे कोटेशन, आस्किंग फॉर कोटेशन. इवेल्युएट, बहुत सारे लोग कोटेशन भेजेंगे, बेस्ट कोटेशन को सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करने के बाद परचेज ऑर्डर दे दो. ऑर्डर में क्या होगा? रेट, क्वांटिटी, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म सब लिखा होगा. आइटम कौन सी चाहिए वो भी लिखी होगी. अब परचेज ऑर्डर हमेशा हमेशा बराबर, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर देने के बाद माल आएगा, मटेरियल रिसीट नोट. एमआरएन जिसको या जीआरएन बोलते हैं, वो परचेज ऑर्डर से मैच होना चाहिए. आपने 10,000 यूनिट मंगाए, 6,000 ही आए, तो फिर आप कॉल करोगे 4,000 का क्या हुआ? बराबर. और एमआरएन जैसे ही आएगा, डैश बढ़ेगा स्टॉक. जीआरएन या एमआरएन, गुड्स रिसीट नोट आने से स्टॉक बढ़ेगा. जैसे ही स्टॉक आ गया, इश्यू करो. किसको? किसने मंगाया, प्रोडक्शन. इश्यू करने के बाद क्या होगा? बराबर, इनवॉइस आएगा. इनवॉइस के बाद पेमेंट करो. इनवॉइस शुड ऑलवेज मैच विथ एमआरएन. 10,000 मंगाया, 6,000 ही गुड्स आए एमआरएन में, और इनवॉइस में 10,000 का पेमेंट. अरे भाई पागल समझा है क्या? आर यू क्लियर? तो ये परचेज इनवॉइस मटेरियल रिसीप्ट के साथ मैच होगा. बुक में ऐसा लिखा है, परचेज इनवॉइस के टाइम वापस स्टॉक मत बढ़ाना. पागल है क्या? एक बार बढ़ा दिया ना एमआरएन के टाइम. बराबर. और परचेज इनवॉइस से क्या मैच करेगा? पेमेंट. खत्म हो गया. बोलेंगे पूरी प्रोसेस को फास्ट फास्ट. परचेज प्रोसेस, परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन, evaluation of requisition, asking for quotation, evaluation of quotation, purchase order. उसके बाद मटेरियल रिसिप्ट. रिसिप्ट तो हो गया. इश्यू ऑफ मटेरियल, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू वेंडर, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू वेंडर. एक बार पढ़ लो. डन. बोलेंगे परचेज प्रोसेस, ये भी पढ़ लो. ओके, बोलो जल्दी. परचेज रिक्वेशन फ्रॉम प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्वेजिशन, आस्किंग फॉर कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिसीप्ट नोट, मटेरियल आ गया, इश्यू ऑफ मटेरियल, परचेज इनवॉइस, पेमेंट टू वेंडर. सिंपल है. अब सेल है. सेल्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स करना, बाकी पैसे किधर से आएंगे? हर चीज कवर होगी, इंक्वायरी से लेके कोटेशन से लेके डिलीवरी से लेके प्राइसिंग से लेके हर चीज सेल्स में कवर होगी. अब इधर क्या लिखा है देखिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस पढ़ेंगे. नंबर 1, प्री सेल एक्टिविटी. प्री सेल में क्या होता है? आप कस्टमर को कांटेक्ट करते हो, बराबर, उनके साथ मीटिंग अरेंज करते हो, डेमोज दिखाते हो, डिस्कशन दिखाते हो, बराबर, डिस्कशन करते हो, और उसके बाद बहुत सारे डिस्कशन के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा. तो जी प्री सेल विल फाइंड आउट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, फिक्स अपॉइंटमेंट, शो देम डेमो, डिस्कशन, टॉक विद देम, ओके, कोटेशंस भेजोगे, उसके बाद ऑर्डर आएगा. जितना प्री सेल ज्यादा, उतना सेल ज्यादा, ऑर्डर आएगा.
ऑर्डर आने के बाद उनके लिए पीओ, आपके लिए एसओ, ओ उनके लिए परचेज ऑर्डर कैसे होगा? वो तो परचेज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हो। ऑर्डर में क्वांटिटी, रेट, आइटम टाइप, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, पेमेंट टर्म सब लिखा होगा। ऑर्डर आने के बाद अगर माल है तो भेज दो, नहीं है तो अरेंजमेंट करो। वी विल मेक अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इन्वेंट्री सोर्सिंग, इन्वेंट्री को रखो ताकि डिलीवरी आसान हो। उसके बाद मटेरियल डिलीवरी, उसके बाद सेल्स ऑर्डर और मटेरियल डिलीवरी मैच होना चाहिए। 10,000 का ऑर्डर आया तो डिलीवर 6,000 ही हुआ तो प्रॉब्लम, बराबर, तो मटेरियल डिलीवरी होगा और उसका रीजन लिखना, फिर 6,000 ही हुआ तो मटेरियल जैसे ही डिलीवर होगा स्टॉक माइनस होगा। क्यों? बिकॉज स्टॉक कम हो गया ना। मटेरियल डिलीवरी विल मैच विद बिलिंग, जितना मटेरियल डिलीवर हुआ उतना ही बिलिंग करना, बराबर। ओके, खत्म। बिलिंग के बाद पैसे आएंगे, खत्म हो गया। बहुत बहुत सिंपल, पैसे विल मैच विद बिलिंग, बराबर। ओके, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्री सेल एक्टिविटी, सेल ऑर्डर, प्री सेल एक्टिविटी, सेल ऑर्डर, अरेंजमेंट करो, इन्वेंट्री सोर्सिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। एक और बार बोलेंगे, एसएनडी प्रोसेस। प्री सेल एक्टिविटी से क्या आया? सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर के बाद अरेंजमेंट, इन्वेंट्री सोर्सिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, मटेरियल डिलीवरी, बिलिंग, रिसीव फ्रॉम कस्टमर। आसान है, एकदम आसान है सर, आगे बढ़िए। SCM ऑलरेडी पढ़ा दिया। SCM का मतलब पूरा अरेंजमेंट। इट इज सिस्टम विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैकिंग गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन। पूरे गुड्स को ट्रैक करना, बराबर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी चीज को ट्रैक करने को हम SCM बोलते हैं, ताकि कस्टमर गेट द गुड एट राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस। ऑटो कंपनीज यही करती है ना, जो कार वाली कंपनी, स्टॉक नहीं रखती। जैसे ही ऑर्डर आया बनाना चालू करो, टाइम टू टाइम बनाओ ताकि कस्टमर को गुड्स राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस पे मिले। SCM। एचआर क्या करता है? एचआर के कोई 5-10 काम बोलो। रिक्रूटमेंट करता है सर, प्रमोशन करता है, कंपनसेशन देता है, कंप्लायंस का ध्यान रखता है, बराबर, सैलरी का पेमेंट करता है, प्रमोशन करता है, इंटरव्यू कंडक्ट करता है, बराबर। तो ये सब अगर 1-2 एम्प्लॉय है तो आसान है। रिलायंस जैसी कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉय है तो सिस्टम चाहिए, वो एचआर सिस्टम, बराबर। ये एम्प्लॉय का डेटाबेस हैंडल करेंगे, वेज, पीएफ एक्सेट्रा, कुछ खास नहीं है। अब 1-2 मॉड्यूल शायद इधर नहीं है तो वो इधर से देख लेते हैं, बराबर, जो इंपॉर्टेंट वाली है पर उधर नहीं है चार्ट में। फास्ट फास्ट दिखा देता हूं। जैसे फाइनेंशियल मॉड्यूल के फीचर्स, बराबर, तो क्या है फाइनेंशियल मॉड्यूल में? वी ट्रैक द एंटायर डेटा, ट्रैक करना, ओके, ट्रैकिंग फ्लो ऑफ फाइनेंशियल डेटा। जैसे सैलरी भी फाइनेंस से पे होती है, बराबर, तो सैलरी का इफेक्ट भी फाइनेंस पे आएगा। ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करना पड़ता है फाइनेंशियल मॉड्यूल के अंदर। पहले तो क्रिएट करो कंपनी, अगर आपकी 4 कंपनी है तो 4 क्रिएट करो। उसके बाद ईयर का सेटिंग करना पड़ता है, बिकॉज कुछ लोग ये फॉलो करते हैं कैलेंडर, और कुछ लोग 31 मार्च वाला ईयर फॉलो करते हैं फाइनेंशियल। उसके बाद आपको अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कौन से अकाउंट है? जनरल लेजर अकाउंटिंग, टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट्स, अकाउंट्स पेएबल के अकाउंट, आर यू क्लियर? असेट को अकाउंटिंग करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन किसके साथ है इसका? सेल्स। जैसे ही सेल्स होगा पैसा आएगा। तो ये भी एक बार पढ़ना था। कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल का मतलब चेक करना सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। बेसिकली 2 फिगर्स को हम कंट्रोल करते हैं, एक सेल्स और एक कॉस्ट को। और सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट। इसी से ये पूरा है। तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल, इट एम्स एट इंप्रूविंग, ऑप्टिमाइजिंग ऑल द प्रोसेसेस। इट डील्स विद 2 थिंग्स बेसिकली, सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बराबर। तो सबसे पहले क्या होगा? कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। एलिमेंट का मतलब, देखो पूरा कॉस्ट, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। कॉस्ट के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एडमिन कॉस्ट, पेरोल एक्सपेंस, उसका अकाउंटिंग करना, कॉस्ट एलिमेंट। कॉस्ट सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी 4 ब्रांच है या 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन फाइनेंस, तो वैसे ब्रांच वाइज निकालना या फिर डिपार्टमेंट वाइज निकालना। बड़ौदा का कॉस्ट, सूरत का कितना कॉस्ट है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट सेंटर का मतलब सेंटर वाइज प्रॉफिट निकालना, सूरत का प्रॉफिट कितना है, बराबर। कैसे मिलेगा? सूरत का रेवेन्यू माइनस सूरत का कॉस्ट। तो 4 चीजें हमें कंट्रोल करनी है।
कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है, कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। सेंटर वाइज कितना है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, टोटल। इन सब फिगर्स को एक्चुअल को आपको प्लान के साथ कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर करोगे एक्चुअली इतना है बट मेरा प्लान इतना है, उसको ही कंट्रोल बोलते हैं। और अगर नहीं है तो रीजंस फाइंड करो ताकि अगले साल इंप्रूव कर सको। कंट्रोलिंग का बेसिक मीनिंग कंपेयरिंग एक्चुअल विद प्लान फिगर्स सो वी कैन इंप्रूव नेक्स्ट टाइम। चार चीजें होती है, बोलो। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट एलिमेंट, सेंटर वाइज, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ओवरऑल प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट सेंटर, सेंटर वाइज प्रॉफिट की बात हो रही है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जैसे एक मैनेजर है, वो 4 ब्रांच में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 4 ब्रांच में डिवाइड होगी। कॉस्टिंग में चैप्टर है आपको। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट वाइज भी कॉस्ट निकालना है आपको। ए प्रोडक्ट का इतना, बी का इतना, सी का इतना, सोचा था उतना ही है कि बढ़ गया। और इंटरनल ऑर्डर, कभी कभी आपको अपनी दूसरी कंपनी से ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर वाइज भी कॉस्ट निकालते हो। जैसे हम बैच वाइज भी कॉस्ट निकालते हैं, इस बैच में इतने घंटे लगे, इस बैच में इतने लगे, बराबर। तो उसको इंटरनल बजट अगेंस्ट प्लान, सिंपल है। बोलेंगे कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर। उसके बाद लास्ट 3 तो इजी है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, इंटरनल ऑर्डर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, इंटरनल ऑर्डर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, इंटरनल ऑर्डर। क्लियर है? ओके। अब एकदम ध्यान देना भाई साहब, इधर तक आपने देखा है स्किप मत कर देना भाई, थोड़ा सा ही बाकी है, बराबर। और पसंद आया है तो प्लीज मेहनत को अप्रिशिएट करके एक लाइक तो बनता है। बहुत मेहनत करते हैं साहब आपके लिए, अगर थोड़ा सा प्रोत्साहन दोगे आप तो हमें ऐसा लगता है कि हम किधर पहुंच गए। और लेक्चर पसंद आए, बाकी लोगों से शेयर करो। इसी प्यार, इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ हम पढ़ाते रहेंगे अगर आपका प्यार मिलते रहेगा। ओके, विल गो अहेड। अब दो क्वेश्चन जो अति इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो ये रहे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल मॉड्यूल। सब मॉड्यूल का फाइनेंस मॉड्यूल से क्या रिलेशन है, हर एक का फाइनेंस मॉड्यूल से क्या रिलेशन है। चालू करें? यस सर, 1 2 3 स्टार्ट। मास्टर डेटा अक्रॉस ऑल मॉड्यूल मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी शेयर्ड विद अदर मॉड्यूल वेरेवर रिक्वायर्ड। देखो, मास्टर डेटा सब जगह सेम होना चाहिए, वो सेल हो परचेज। राम हमारा डेटर भी है, क्रेडिटर, तो दो अकाउंट मत बना देना। ओके क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है जब फाइनेंशियल मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करते हैं। सबका रिलेशन फाइनेंस से तो होता ही है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटीग्रेशन विद फाइनेंशियल मॉड्यूल, राम डेटर है और क्रेडिटर है तो राम एक ही रखना, राम डेटर राम क्रेडिटर मत रखना, बाकी सेट ऑफ करने में प्रॉब्लम आएगा। मास्टर डेटा अक्रॉस ऑल मॉड्यूल मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी शेयर्ड विद अदर मॉड्यूल। सेकंड क्या लिखा है, मास्टर के साथ दूसरा ट्रांजेक्शन डेटा, कॉमन ट्रांजेक्शन डेटा मस्ट बी शेयर्ड विद अदर मॉड्यूल वेरेवर रिक्वायर्ड। एग्जांपल, इन ट्रांजेक्शन डेटा शेयर कैसे होगा, आप सेल की एंट्री पास करो, इन्वेंट्री ऑटोमेटिक कम होती है। परचेस की एंट्री पास करो, इन्वेंट्री ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, बिकॉज ट्रांजेक्शन डेटा इज शेयर्ड। आर यू क्लियर? दूसरी इफेक्ट ऑटोमेटिक होती है। तो दो पॉइंट हो गए, important points of integration with financial module. Master data across all module must be same, must be shared with other module. Ledger account यानी master data का मतलब common transaction data must be shared with other module. Figures भी share होने चाहिए ताकि वो stock उतना कम हो सके। Separate voucher type for each module for easy identification of department. हर एक मॉड्यूल के वाउचर टाइप अलग होने चाहिए। परचेस के वाउचर पी से चालू हो, सेल के एस से चालू हो, ताकि समझ में आए ये परचेस के वाउचर है, ये सेल के वाउचर है। फिगर्स एंड ट्रांजेक्शन में फ्लो अक्रॉस डिपार्टमेंट। कुछ कुछ डेटा बहुत डिपार्टमेंट को लगता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंस को भी लगता है, प्रोडक्शन को भी लगता है, सेल्स को भी लगता है। तो जब आप सिस्टम, क्वालिटी वाले को भी लगता है चेक करने के लिए। जब आप सिस्टम बनाओ तो इनका ध्यान रखना। हमने पहले क्या बोला था, नीड टू नो, नीड टू डू, उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है, सबको सब मत देना। बट कुछ डेटा सबको लगता है, तो सिस्टम डिजाइन करते टाइम, हे प्रभु, तो डिजाइन करते टाइम इन बातों को ध्यान में रखना कि ये डेटा सबको लगता है, इसमें नीड टू नो, नीड टू डू अप्लाई शायद ना हो, तो इसलिए बता रहे। व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, सॉरी इंटीग्रेशन विद फाइनेंस मॉड्यूल। जब आप बाकी मॉड्यूल को फाइनेंस के साथ इंटीग्रेट करो तो क्या क्या ध्यान में रखना है, 4 पॉइंट।
Master data across all module must be same, must be shared with other module. Common transaction data must be shared with other module. Separate voucher type for each module. Figures and transaction may flow across department. आखिरी बार. What are important points of integration with financial module? Master data across all module must be same and must be shared with other module. Common transaction data must be shared with other module. Separate voucher type for each module. And last, figures and transaction may flow across department. Easy है. Break ले लो 5 सेकंड. Done. What are important points of integration with financial module? Master data across all module must be same, must be shared with other module. Common transaction data must be shared with other module. Separate voucher type for each module. Figures and transaction may flow across department. Example क्या है? Closing stock. कुछ फिगर बहुत डिपार्टमेंट को लगते हैं तो देना. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन विथ अदर मॉड्यूल. सबके एक दूसरे से क्या रिलेशन है? ये भी अच्छा प्रश्न है. ऊपर क्या था? सबका रिलेशन फाइनेंस से क्या है? सबका एक दूसरे से क्या है? बराबर. बहुत है. MM with FICO, HR with FICO, MM with PP, MM with SD, MM with QM, MM with PM. गजब आता है. आपको भी इससे डबल आएगा रेगुलर और फास्ट ट्रैक में. इधर भी कोशिश करता हूं. चलो. MM विथ FICO. मटेरियल का फाइनेंस से क्या वास्ता है? जैसे ही मटेरियल आता है, अरे सबका एक दूसरे से रिलेशन क्या है भाई? जैसे ही मटेरियल आता है वेंडर का अकाउंट क्रिएट होगा. लॉजिस्टिक्स वाले चेक करेंगे मटेरियल बराबर है या नहीं. बराबर होगा तो वेंडर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. वाह. लायबिलिटी के बाद हम देखेंगे क्या वेंडर को एडवांस दिया था परचेज ऑर्डर के टाइम? नहीं तो पेमेंट कर दो. खत्म. जैसे ही मटेरियल आएगा वेंडर का अकाउंट क्रिएट होगा. लॉजिस्टिक्स वाले चेक करेंगे मटेरियल टकाटक है, वेंडर की लायबिलिटी क्रिएट होगी. कोई एडवांस है तो देखो, बाकी पेमेंट करो. तो मटेरियल का फाइनेंस से इतना ही वास्ता है. मटेरियल मैनेजमेंट विद फीको, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग. एमएम विद फीको. दूसरा, एचआर विद फीको. सर एचआर का फाइनेंस से क्या वास्ता है? क्या सवाल पूछ लिया भाई. एचआर सैलरी कैलकुलेट करेगा, फाइनेंस पेमेंट करेगा. तो एचआर रिकॉर्ड्स, they usually maintain attendance record for calculation of salary based on which finance with pay. दो तो हो गए. MM with FICO, HR with FICO, MM with FICO, HR with FICO, MM with PP. प्रोडक्शन के टाइम इनफ मटेरियल होना चाहिए, ये रिलेशन है. ओके. तो ये बेसिकली 3 बातें देखेगा. स्टॉक कितना है, कितना आने वाला है और कितना जाने वाला है. हमेशा इनफ स्टॉक होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्शन के ऑर्डर सफर ना करें. तो इट डील्स विद स्टॉक, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट, एक्सपेक्टेड इश्यू एंड एंश्योर्स देयर शुड बी इनफ मटेरियल सो प्रोडक्शन डजंट सफर. एमएम विद एसडी, मटेरियल का सेल्स से क्या वास्ता? जब जब सेल का ऑर्डर आएगा मटेरियल माइनस होगा, उतना ही वास्ता है. whenever we receive the order we will mark as quantity scheduled for delivery, और जब डिलीवरी होगा तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा. MM विद QM, मटेरियल का क्वालिटी से क्या वास्ता है? अब तक 4 हो गए. MM विद FICO, HR विद FICO, MM विद PP, MM विद SD, MM विद QM, MM विद PM. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MM विद QM? बहुत ही सिंपल. देखो क्वालिटी 2 टाइम चेक होगी. जब गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, दोनों टाइम. जब गुड्स आ रहे हैं तो क्वालिटी चेक करो ताकि उसके आधार पे वेंडर का इवैल्यूएशन हो सके. कुछ लोग बोलेंगे वेंडर का इवैल्यूएशन का मतलब, अरे वेंडर को रेटिंग देंगे. ओके. अगर अच्छी क्वालिटी है तो ए, बाद में खराब है तो बी, और खराब है तो सी, ताकि दूसरी बार जब मंगाना हो तो ए से ही मंगाए. उसके बाद बी, और उसके बाद अगर आप में दम है तो जब आपका स्टॉक जा रहा है तभी भी आपको चेक करना है. और जब आ रहा है तो दूसरों का चेक कर रहे हैं, जा रहा है तो आपका भी चेक करो. बराबर. तो क्वालिटी मैनेजमेंट के आधार पे वेंडर इवैल्यूएशन होगा. एंड लास्ट, एमएम विद पीएम, प्लांट मेंटेनेंस. मटेरियल का प्लांट मेंटेनेंस से क्या वास्ता है? एग्जांपल, 4 चीजें बिगड़ी है तो पहले मेंटेनेंस ऑर्डर बनता है. मेंटेनेंस ऑर्डर में लिखा है ये बिगड़ेगा. बाद में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पीआर बनाएगा, परचेज रिक्वेजिशन. इसको रिपेयर करने के लिए मेंटेनेंस ऑर्डर में लिखा है ये रिपेयर करना है. पीआर में लिखा होगा ये चीजें लगेगी रिपेयर करने के लिए. पीआर, परचेज रिक्वेजिशन, इज प्रिपेयर्ड बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन ऑर्डर. बराबर. मेंटेनेंस ऑर्डर. उसके बाद पीआर पीओ में कन्वर्ट होगा. परचेज जो रिक्वेजिशन है वो परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट होगा कि भाई इसको फुलफिल करने के लिए ये लगेगा. बराबर. परचेज रिक्वेजिशन इज कन्वर्टेड टू परचेज ऑर्डर बाय एमएम. मटेरियल डिपार्टमेंट देखेगा हमें ये मंगाना है, ये तो ऑलरेडी है.
बराबर, ये मंगाना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट आई है उसके आधार पे ये मंगाते, तो पीआर से पीओ बनेगा, वो मटेरियल डिपार्टमेंट बनाएगा। उसके बाद जैसे ही पीओ के अगेंस्ट स्टॉक आया, वो मेंटेनेंस ऑर्डर के अगेंस्ट जीरो होगा और चीजें रिपेयर हो जाएगी। वापिस एक बार बता दूं, यस सर, एमएम का मेंटेनेंस से क्या वास्ता, पहले मेंटेनेंस ऑर्डर बनेगा, चार चीजें बिगड़ी, ऑर्डर के बाद क्या बनेगा, परचेज रिक्वेजिशन, ये चीजें लगेगी रिपेयर करने के लिए, परचेज रिक्वेजिशन को ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा मटेरियल डिपार्टमेंट, ये मंगाते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया, गुड्स आए, वो मेंटेनेंस के सामने जीरो हो जाएगा। तो यही तो रिलेशन है एमएम विद पीएम। अब एक बार पढ़ेंगे, एमएम विद फीको, एचआर विद फीको, मटेरियल मैनेजमेंट विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, human resource with finance and controlling, MM with PP, MM with SD, material management with production planning, material management with sales and distribution, MM with PM, MM with QM, MM with material management with plant maintenance, material management with quality management। पढ़ लो एक बार, समय शुरू होता है, ब्रेक 30 सेकंड। चलिए बोलेंगे, व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, सबका एक दूसरे से ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ एमएम विद फीको, एचआर विद फीको, मटेरियल मैनेजमेंट विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट विद sorry human resource with finance and controlling, mm with fico, hr with fico, mm with pp, mm with sd, material management with production planning, material management with sales and distribution, mm with pm, mm with qm, material management with प्लांट मेंटेनेंस, मटेरियल मैनेजमेंट विद क्वालिटी मैनेजमेंट। एक और बार बोलेंगे, एमएम विद फीको, एचआर विद फीको, एमएम विद पीपी, एमएम विद एसडी, एमएम विद क्यूएम, एमएम विद पीएम। एक और बार, मटेरियल मैनेजमेंट विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, मटेरियल मैनेजमेंट विद, क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पेरोल, एमएम विद फीको, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स विद फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, एमएम विद पीपी, मटेरियल मैनेजमेंट विद प्रोडक्शन प्लानिंग, ओके, एमएम विद क्यूएम, मटेरियल मैनेजमेंट विद MM with PM, MM with, क्या बोल रहा हूँ, MM with VCO, HR with VCO, MM with PP, MM with SD, material management with sales and distribution, material management with quality management, और लास्ट है material management with plant maintenance। क्लियर है, दो दो लर्न करते हैं, MM with VCO, HR with VCO हो गया, यस, MM with PP, MM with SD हो गया, यस, MM with QM, MM with PM, प्लांट मेंटेनेंस। ठीक है, इजी इजी इजी, पिजी, टूडू, रीरी, रारा हो गया। व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर मॉड्यूल, सबका एक दूसरे से ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ एमएम विद वीको, एचआर विद वीको, एमएम विद पीपी, एमएम विद एसडी, एमएम विद क्यूएम, एमएम विद पीएम। बराबर है, सबका एक दूसरे से आए तो ये, अगर फाइनेंस से आए तो ये। अब ओनली टैक्स वर्सेस अकाउंटिंग एंड टैक्स, देखो आपने सुना होगा एक कस्टमाइज नाम का, हमें कंप्लायंस करना पड़ता है। ओके इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया, दो प्रकार के कंप्लायंस है, एक जनरल और स्पेसिफिक। जनरल हर एक को अप्लाई होता है, इनकम टैक्स एक्ट सबको अप्लाई होता है। स्पेसिफिक कंप्लायंस का मतलब लॉ फॉलो करना, स्पेसिफिक कुछ ही लोगों को अप्लाई होगा, जीएसटी कुछ ही लोगों को, बराबर। दूसरा कंपनीज एक्ट, खाली कंपनी को। लेबर लॉ, जिनके पास लेबर है उनको ही, बराबर। कंप्लायंसेस करना जरूरी है। अब ये क्या बोलना चाहता है, अकाउंटिंग और टैक्स के लिए एक ही सॉफ्टवेयर रखना चाहिए या अलग अलग, दोनों के फायदे नुकसान बताइए, प्रोन्स एंड कॉन्स। अकाउंटिंग और टैक्स के लिए बोलो एक ही सॉफ्टवेयर रखे कि अलग अलग, डिपेंड सर, उसमें तो क्या है, डिपेंड करता है एक्चुअली। ओके ईआरपी क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग टैक्स हर जरूरत के लिए।
अलग अलग का मतलब अकाउंटिंग के लिए टैली, टैक्स के लिए टैक्स बेस, अकाउंटिंग के लिए जोहो बुक्स, टैक्स के लिए कॉम्प्यूटेक्स, टैक्स के लिए इजी टैक्स। आप क्या बिलीव करते हो, अलग अलग रखे या एक ही रखे? जो भी आप बिलीव करते हैं आपके पास ही रखिए, बुक को कोई कंसर्न नहीं है। अब फायदे हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्स टुगेदर वर्सेस ओनली टैक्स, अकाउंटिंग एंड, अरे क्या हो गया, अकाउंटिंग एंड टैक्स टुगेदर वर्सेस ओनली टैक्स, बराबर। चलो बोलो इजी कौन सा लगेगा, इजी इजी इजी, इजी तो एक साथ ही रहेगा, गलत, अलग अलग। एक साथ होगा तो एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में भी हो जाएगा, अलग अलग में अलग अलग ही होगा तो इजी है। एग्जांपल जैसे एनीथिंग चेंज एट वन प्लेस विल चेंज एट अनदर आल्सो, सो डिफरेंट डिफरेंट इज बेटर। एग्जांपल, कुछ एक्सपेंसेस अकाउंटिंग में अलाउड होते हैं, टैक्स में नहीं, सही बात है, कुछ टैक्स में अलाउड होते हैं, अकाउंटिंग में नहीं। दोनों के डेप्रीसिएशन रेट अलग है, अगर एक साथ ही होगा तो एक में चेंज करेंगे दूसरे में भी हो जाएगा, बट अलग अलग में वो दिक्कत नहीं है, बराबर। एक में चेंज करेंगे तो उसमें ही रहेगा, तो अलग अलग बेहतर है। पहले पॉइंट के हिसाब से इजी। किसमें ज्यादा फीचर्स एंड फैसिलिटी होगी, इंडिविजुअल ज्यादा फीचर्स फैसिलिटी, ऐसा नहीं कि कंबाइन करके तो इसमें ही ज्यादा होगी, ज्यादा फीचर्स ऑफ कोर्स ओनली टैक्स में। उसमें टैक्स की ही खूबियां नहीं होगी तो किसकी होगी, खाली टैक्स का सॉफ्टवेयर है। अरे माँ कसम एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो भी अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बराबर। पर बाजू में शायद टैक्स के सब फीचर्स ना हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज हुए हो, बट ओनली टैक्स में तो सब फीचर होंगे, सिंपल है। टाइम एंड एफर्ट्स टू ट्रांसफर डेटा, किसके अंदर डेटा ट्रांसफर करने में, अरे एक साथ वाले में तो एक ही डेटा है, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, एज देयर इज ओनली वन सेट ऑफ डेटा, वन सॉफ्टवेयर, इट इज वेरी इजी। बाजू में डेटा फ्रॉम अकाउंटिंग नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड, ओके, तो समय लगेगा, अकाउंटिंग से डेटा टैक्स में लाना पड़ेगा। किसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, एक साथ वाले का, एक ही डेटा है, बराबर। भले रिकंसिलेशन करना पड़ेगा बट बुक ने वो भूल गए, बुक भूल गए रिकंसिलेशन का पॉइंट, बराबर। तो एक ही डेटा है तो आसान है, एज एंटायर डेटा इज केप्ट एट वन प्लेस एंड इट इज सेम डेटा, तो एक्यूरेसी ज्यादा। बाजू में आपको टैक्स से अकाउंटिंग में डेटा लाना पड़ेगा तो उसकी एक्यूरेसी कम है, बिकॉज अकाउंटिंग और टैक्स का डेटा अलग अलग होगा। ये पॉइंट तो मुझे समझ में ही नहीं आया बुक ने क्या लिखा है, बराबर, बिकॉज एक्चुअली गलत है। एक्यूरेसी ओनली टेक्स्ट में ज्यादा होगी, बट बुक के हिसाब से एज इट इज ओनली वन डेटा, देयर इज नो नीड टू रिकंसाइल, एक ही डेटा है तो बाजू में रिकंसाइल करना पड़ेगा तो एक्यूरेसी कम है। लास्ट पॉइंट, कस्टमाइज, किसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, देखो एक साथ वाले के अंदर टैक्स के सब फीचर नहीं है तो कभी कभी हमें नए फीचर्स डालने पड़ने का उसका खर्चा और ज्यादा आएगा, अलग टैक्स का सॉफ्टवेयर ले उससे भी ज्यादा। एग्जांपल लेता हूं, कभी कभी एग्जिस्टिंग घर के अंदर आपको एक नया रूम बनाना है तो उसका खर्चा और, बिकॉज कुछ तोड़ना पड़ेगा उसके बाद बनाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग घर में, तो उसका खर्चा ज्यादा आएगा, अलग रूम कहीं ले लेंगे वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ऐसा ही बुक में लिखा है, there might not be all features, so to add some features it will require more cost, it can be more than the cost of buying software, बाजू में उतना खर्चा नहीं लगेगा बिकॉज टैक्स के सब फीचर्स है। समझ में आया, यस सर, बोलो। ओनली टैक्स वर्सेस अकाउंटिंग एंड टैक्स, कितने पॉइंट है, 5। ईज, फीचर एंड फैसिलिटी, टाइम एंड एफर्ट टू ट्रांसफर डेटा, ईज, फीचर एंड फैसिलिटी, टाइम एंड एफर्ट टू ट्रांसफर डेटा। इजी कौन सा है, फीचर्स एंड फैसिलिटी, टाइम एंड एफर्ट टू ट्रांसफर डेटा, एक्यूरेसी एंड कॉस्ट, कस्टमाइज। ease, feature and facility, time and effort to transfer data, accuracy, customize. Ease, feature and facility, time and effort to transfer data, accuracy, customize. Ease, feature and facility, time and efforts to transfer data, accuracy, customize. Break ले लो 5 सेकंड। Done. Ease, features and facility, time and efforts to transfer data, accuracy, customize. Easy, features and facility, time and efforts to transfer data, कस्टमाइज। एक और बार रिवाइज करवा दो, इजी कौन सा पड़ेगा, अलग अलग, बिकॉज इसमें तो एक में चेंज करेंगे दूसरे में भी हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन दोनों में अलग अलग होता है। ज्यादा फैसिलिटी ओनली टैक्स में ऑफकोर्स ज्यादा होगी, वो खाली टैक्स का ही है। किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक साथ वाले में नहीं, इसमें करना पड़ेगा। एक्यूरेसी एक साथ वाले में टकाटक आएगी बिकॉज पूरा डेटा एक ही है। किसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, एक साथ वाले में शायद सब टेक्स्ट के फीचर ना हो तो डालने पड़ेंगे, उसमें तो होंगे। नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। आज जमाना एनालिसिस का है, एनालिसिस नहीं करोगे तो टकाटक रिजल्ट नहीं आएंगे और अच्छे डिसीजन नहीं होंगे। तो अगर आपको अच्छे डिसीजन चाहिए तो डेटा को एनालाइज करना मस्ट है। एनालाइज करने के लिए कहीं स्टोर होना चाहिए, तो पहले डेटा वेयर हाउस होता है जिसमें पूरा डेटा स्टोर होता है,
उसमें से एनालिसिस करते हो। डेटा एनालिटिक्स इज प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट्स को देखना। कुछ लोग बोलेंगे डेटा सेट क्या होता है, बहुत भारी पूछ लिया आपने। तो डेटा सेट का मतलब प्रोडक्शन एक डेटा सेट है, फाइनेंस एक डेटा सेट है, एचआर का डेटा एक अलग डेटा है, मार्केटिंग अलग डेटा है। डेटा एनालिटिक्स इज प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंफॉर्मेशन, ताकि मैं कंक्लूजन निकाल सकूं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। Data analytics is the process of examining different data sets, production data, finance data, marketing. Okay, so I can draw conclusion with the help of information, ताकि मैं conclusion निकाल सकूं इस डेटा का मतलब क्या है, उससे एनालिसिस कर सकूं। प्रोडक्शन में ये करेंगे तो ये होगा, फाइनेंस में ये होता है, मार्केटिंग का ये। तो डेटा को एनालाइज, अलग अलग डेटा सेट को एनालाइज करना ताकि कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है अच्छे डिसीजन लेने के लिए। अब दो टाइप का डेटा एनालिटिक्स है, एक्चुअली बहुत टाइप है बट दो मेन है। एक्सप्लोरेटरी कंफर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी कंफर्मेटरी नाम में ही मतलब है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब वो एक्सप्लोर करेगा। इट विल एक्सप्लोर, फाइंड आउट, इट विल फाइंड आउट पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा। ये होगा तो ये, अरे वो होगा तो ये, अरे ये होगा तो वो, अरे वो होगा तो वो। आर यू क्लियर? इट विल फाइंड आउट पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा। इट इज सिमिलर टू द वर्क ऑफ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जैसा काम है, बराबर। डिटेक्टिव क्या करता है? पैटर्न, इट हेल्प्स टू फाइंड आउट पैटर्न एंड रिलेशनशिप। ये होगा तो ये एक्सप्लोर करेगा, बराबर। कंफर्मेटरी क्या करेगा? वो चेक करेगा ये पैटर्न्स ट्रू है या नहीं, बराबर। जो पैटर्न एक्सप्लोरेटरी ने निकाल लिया, अगर वो ट्रू है तो फिर मैं डिसीजन लूंगा, बाकी नहीं लूंगा, बराबर। कि जब जब ये करते हैं ना, इसके बाजू में ये प्रोडक्ट रखते हैं तो सेल बहुत होता है। जब जब ऐसा त्योहार होता है उसमें ये प्रोडक्ट बहुत बिकता है। इट विल फाइंड आउट पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा। ओके, इट इज सिमिलर टू वर्क ऑफ डिटेक्टिव। कंफर्मेटरी, it will use statistical technique to see hypothesis about data is true or not. What is hypothesis? assumption true है या नहीं। ये statistical technique के आधार पे देखता है assumptions data के true है या नहीं। जो जो assumption exploratory ने निकालने वो सच है या नहीं। ये जूरी जैसा है, कोर्ट जैसा है। सिमिलर टू वर्क ऑफ जज। डिटेक्टिव होता है वो डिटेक्ट करता है और कोर्ट बाद में देखता है कि भाई ये सही है या नहीं। आखिरी बार बोलेंगे, एक्सप्लोरेटरी कंफर्मेटरी। एक्सप्लोरेटरी कंफर्मेटरी, इट विल फाइंड आउट पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन डेटा। एक्सप्लोरेटरी डिटेक्टिव जैसा काम है। कंफर्मेटरी, इट विल यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू चेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशंस जो ऊपर लिए वो ट्रू है या नहीं। ये जज जैसा है, बराबर। जज बाद में वर्डिक्ट पास करता है सच है या नहीं। एक्सप्लोरेटरी, कंफर्मेटरी। दो और डेटा एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। जो फिगर्स को देखे वो क्वांटिटेटिव, बराबर। और जो फिगर्स को ना देखे, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इन सब को देखे, इमेजेस को देखे और एनालिसिस करे, वो क्वालिटेटिव है। एक प्रिडिक्टिव भी है, एमसीक्यू आया तो। प्रिडिक्टिव में क्या है? ये ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, बराबर। वो प्रिडिक्टिव है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, रिवीजन लेक्चर है। सो लास्ट एक टॉपिक बाकी रह गया था आई थिंक, बीआई। बीआई और बिजनेस रिपोर्टिंग। बीआई क्या होता है? देखो, बिजनेस में इंटेलिजेंस लाना, डेटा एनालिटिक्स का एक थोड़ा अप वर्जन, बराबर। इंटेलिजेंस कैसे लाएंगे? जब हमें सही डेटा आएगा तो ही सही डिसीजन आएगा। बीआई इज डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर एट राइट टाइम फॉर टेकिंग बेटर डिसीजन। बहुत सिंपल, एक्यूरेट और यूजफुल डेटा देगा सो वी कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। इन सिंपल वर्ड, सिंपल भाषा में, इट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिफाइनिंग। कलेक्ट करना और रिफाइन करना डेटा फ्रॉम नॉट वन सोर्स, मेनी सोर्स, प्रेजेंट नॉट इन वन वे, मेनी वे, सो वी कैन टेक बेटर डिसीजन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिफाइनिंग डेटा, नॉट फ्रॉम वन सोर्स, मेनी सोर्स, प्रेजेंट करना नॉट वन वे, मेनी वे, ताकि खतरनाक डिसीजन है। देसी भाषा में कुछ समझ में नहीं आया, ये डेटा का यूज करके डिसीजन लेता है। इट यूजेस इंफॉर्मेशन ऑफ यस्टरडे एंड टुडे सो वी कैन टेक बेटर डिसीजंस ऑफ टुमारो। वाओ, यही तो है, और क्या है? सर कुछ बता सकते हो इसके बारे में एग्जांपल? अरे ये पिक्चर के जो रिलीज डेट आते हैं ना, वो ऐसे ही रिलीज कर देते हैं क्या? नहीं, पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई ईद में सलमान खान हिट होता है तो वो ईद में ही रिलीज करेगा, कोई दूसरे टाइम पे तो दूसरे टाइम पे रिलीज करेगा, शाहरुख खान दिवाली के टाइम, अक्षय कुमार इंडिपेंडेंस डे। तो ये सब बीआई तो है, डेटा को एनालाइज करते हैं। अब पास्ट डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लेने, डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर एट राइट टाइम। इट यूजेस इंफॉर्मेशन ऑफ यस्टरडे एंड टुडे ताकि फ्यूचर के डिसीजंस बेटर हो। इट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिफाइनिंग डेटा, नॉट फ्रॉम वन सोर्स, मेनी सोर्स, प्रेजेंटिंग इन नॉट वन वे, मेनी वे, सो वी कैन टेक बेटर डिसीजन। एक और एग्जांपल अगर आप मांग लो तो बहुत सिंपल, बीआई के तो न जाने कितने एग्जांपल होते हैं। आप जो पेड मार्केटिंग करते हैं ना, यूट्यूब, ये आपके ऑडियंस को सिलेक्ट करता है। यूट्यूब पेड मार्केटिंग,
ऐसे ऑडियंस को सिलेक्ट करता है जो आपका कंटेंट पसंद करेंगे। उसको कैसे पता कौन पसंद करेगा? उसके पास इतना डेटा है, उसको सब कुछ पता है कि भाई सीए, आपको सीए के ही ऐड क्यों आते हैं? बीआई एनालिसिस करके सीए के ही ऐड दिखाता है, ताकि सीए वालों को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। बीआई जितना भी पेड मार्केटिंग होता है यही तो है, वो अपना ब्रेन अप्लाई करता है, बाकी आप थोड़ी ढूंढ पाओगे। लास्ट पॉइंट, भाई बिजनेस रिपोर्टिंग का फायदा क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग। धंधा रिपोर्ट करने से क्या फायदा मिलेगा? क्या मुझे धंधा लोगों को बताना है बिजनेस को रिपोर्ट करने से? सिंपल। इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिजनेस टू स्टेक होल्डर। अगर आप रिपोर्टिंग बराबर करोगे तो आप अपना धंधा स्टेक होल्डर को बता पाओगे। वो स्टेक होल्डर जिसका हिस्सा है कंपनी में, डेटर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, पार्टनर, इन्वेस्टर। इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, देखो रिपोर्टिंग आपके पेरेंट्स जैसा है। क्या आपको अपने पेरेंट्स को मार्क्स बताना जरूरी है? हाँ। इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट खुला रिपोर्टिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिजनेस टू स्टेक होल्डर। बराबर। अब आपने तो प्रेजेंट किया पेरेंट्स को, पेरेंट्स डिसीजन लेंगे कि भाई मार्क्स अच्छे खराब, क्या और आपको फर्दर एजुकेशन दे या ना दे। इधर स्टेक होल्डर अलाउ ऑर्गेनाइजेशन, अलाउ स्टेक होल्डर टू असेस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड मेक डिसीजन। बाद में स्टेक होल्डर देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा है और डिसीजन लेंगे। बराबर। अलाउ स्टेक होल्डर टू असेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मेक डिसीजन। थर्ड, मे प्रोवाइड ट्रस्ट टू स्टेक होल्डर। ट्रस्ट बढ़ेगा जितना रिपोर्टिंग ज्यादा, जितना सच बोलोगे पेरेंट्स से और स्टेक होल्डर, सच बढ़ेगा, अच्छे डिसीजन आएंगे। अगर रिपोर्ट करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा, बिकॉज ट्रस्ट बढ़ेगा हर स्टेक होल्डर का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। तो रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है? इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब खुला रिपोर्टिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर बिजनेस टू स्टेक होल्डर। Second, it will help stakeholder to assess performance and make decision. Stakeholder भी assess करे decision लेगा। May provide trust to stakeholder, better decision making, organization success। एक बार बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। भाई रिपोर्टिंग करने से क्या मिलेगा? इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेजेंट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस टू स्टेक होल्डर। सेकंड, अलाउ स्टेक होल्डर टू असेस परफॉर्मेंस, मेक डिसीजन। मे प्रोवाइड ट्रस्ट टू स्टेक होल्डर, बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस। पढ़ लो 10 सेकंड। Okay. Effective and transparent reporting allow organization to present detailed explanation of business to stakeholder. Allow stakeholder to assess performance, make decision, may provide trust to stakeholder. Better decision making, organization को क्या मिलेगी? Success. I hope you enjoyed this chapter. बहुत मेहनत से पढ़ाया है साहब। आई होप आपको हर चीज समझ में आई और लर्न हो गया। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, नए लोगों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है। पसंद आए तो लाइक जरूर देना, बाकी लोगों से शेयर करो यही पॉजिटिविटी, ताकि यही जोश, यही रंग, यही उमंग हर इंसान देख सके और सबका फायदा हो। हमारा यही हेतु है, यही ऑब्जेक्टिव है। आप हमारे टेलीग्राम में नहीं हो तो ज्वाइन करना, ताकि फ्री लेक्चर की अपडेट आती रहे। मृगेश मदनानी वर्चुअल्स। अगर आप मुझे कोई एक चीज दे सकते हो इस लेक्चर के माध्यम से, तो खाली एक जन को हमारे कोर्स के बारे में बताना, पेड कोर्स के बारे में उसको बोलना। एक इंसान है जो बहुत मेहनत करता है, डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा, उसको भी होगा। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्टडी वेल। थैंक यू सो सो मच। चैनल में नए हो तो बिना सब्सक्राइब के जाना अलाउड नहीं है। भारत की सबसे पॉजिटिव चैनल लेके आए हैं हम। कोई भी नेगेटिव बात कभी भी नहीं होगी इस चैनल के अंदर। स्टे पॉजिटिव, सो गुड थिंग्स हैपन विद यू ऑल्सो। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार लेक्चर सुनने के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच।